हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर ज़ॉम्बी को, क्योंकि इस मानवा के भरपूर चैप्टर आ चुके हैं तो इसे एक्सप्लेन करने में अब कोई भी दुविधा नहीं है। परंतु एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब इस मानवा को कोई इंसान ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, सीधा गूगल ट्रांसलेट ही कर रहा है। तो इस वजह से मानवा के कैरेक्टर्स के नेम डायरेक्ट चाइनीज नेम्स के हिसाब से ही होंगे, यानी कि ज़ॉम्बी का नाम चाइनीज में जियांगसी है तो वो जियांगसी ही होगा। बाकी पिछली वीडियो के हिसाब से मुझे जिन कैरेक्टर्स के नाम याद है मैं उनके वही नाम लूंगा, पर जिनके नहीं याद है उनके भाई वही नाम लूंगा जो दिखाई देंगे, और इस असुविधा के लिए खेद है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने 5 महीने पहले देखा था कि ज़ॉम्बी ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, ये दिखा के कि वो चुटकी बजा के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बना भी सकता है। और जैसा कि हमें इंसानों की फितरत के बारे में पता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई उनसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उनकी बहुत फटती है और वो सच्चाई के ऊपर यकीन नहीं करते। और यही हाल इतने समय ज़ॉम्बी की दुनिया का हो रखा था। इंसानों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ज़ॉम्बी जिसका वो लोग इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए करते थे वो इनसे ज्यादा शक्तिशाली है और जब चाहे तब इन्हें मार सकता है। इसलिए इंसान 2 हिस्सों में बट गए थे। एक तो ज़ॉम्बी से नफरत करते हैं और दूसरे ज़ॉम्बी को अपना गॉड मानते थे, ये कहते हुए कि यही है वो ईश्वर जो हमें दुनिया के पार लेके जाएगा। इसलिए 4th सीजन की शुरुआत में हमें पहले ही बता दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने, जिनमें कंट्री ए और बी है, दोनों ने मिलकर यहाँ पे ज़ॉम्बी मैनेजमेंट एक्ट को निकाला है। और इस नियम के अनुसार जो चांद है उसे पूरी तरीके से नैनो मेटल के साथ में बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल एक जेल की तरह होगा और उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंडिविजुअल को कैद करके रखा जाएगा जिसका नाम ज़ॉम्बी है, और उसे पूरे जीवन की कारावास की सजा दी जाती है ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन को महसूस हो कि वो लोग सेफ हैं। और ये वाला काम दिया गया है स्पेशल एक्ट एग्जीक्यूशन ब्यूरो को, जो कि कंट्री ए और बी दोनों ने मिलकर बनाई है। और इसकी शुरुआत आज से की जाती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी सिटी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कई सारे एयरक्राफ्ट, टैंक्स, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी के चेले भी उससे बाहर निकल रहे थे। आगुई दूरबीन से देख के बताता है कि यहाँ पे कई सारे ट्रूप्स उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं और उनके पास दुनिया के हाई कॉम्बैक्ट पावर वाले सोल्जर्स हैं। सौ भी आगे से हाथों में आग जलाते हुए कहता है कि ह्यूमन के रिजेक्शन ऑर्डर की वजह से कई सारे ज़ॉम्बी जिनके पास कॉन्शियसनेस है वो सभी एच सिटी से चले गए हैं दुनिया के चारों तरफ। लेकिन किस्मत से हम लोगों ने यहाँ पे किंग को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि ज़ॉम्बी को। उसी टाइम पे इंसानी बंदा 100 की आग का इस्तेमाल कबाब पकाने के लिए कर रहा था। वहीं पे ये लोग अब छत के ऊपर रह रहे थे बिल्कुल। वहीं पे आरसी बिग सिस से कहता है कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे ज़ॉम्बी को ज्वाइन कर लिया, नहीं तो हम लोग एच सिटी के अंदर ये रूफटॉप कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि घरों की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये काफी ज्यादा शर्म की बात होती कि आप बिग सिस गली किनारे सोती। वहीं पे हम लोग बिग सिस को देखते हैं और इनके हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, गरीबी में जूझ रहे थे ये मेरी तरह। बिग सिस आगे से कहते हैं कि इंसान ज़ॉम्बी की पावर से डरते हैं, वो उसके ऊपर अटैक तो कर नहीं सकते, इसीलिए जो नॉर्मल ज़ॉम्बी है उन्हें उसके खिलाफ भटका दिया है। उन लोगों को शायद हमारा रास्ता ही चूज करना चाहिए था ज़ॉम्बी को ज्वाइन करने का। उसी टाइम पे आगुई आगे से बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, ह्यूमंस अटैक करने वाले हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे सुपर ह्यूमंस आ जाते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए आए हैं। बिग सिस उन्हें देख के कहती है कि ये साले सीरियस भी हैं, इन्हें पता है ना ज़ॉम्बी ने अभी कुछ महीनों पहले क्या किया था, या फिर ये लोग यहाँ पे पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक बार में ही वाइनेस करवाना चाहते हैं कि कुछ बचेगा ही नहीं। फिर हम लोग मिंग को देखते हैं जो सूट को पूरी तरीके से चार्ज करती है और ज़ॉम्बी की सिटी की तरफ आगे बढ़ जाती है ज़ॉम्बी को अरेस्ट करने के लिए। वहीं पे हम लोग स्नो और रेन को देखते हैं जो कि सीधा फर के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि ये दोनों ज़ॉम्बी के साथ में है। वहीं पे लैंग कैप्टन और बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग मिंग को देखते हैं जो ज़ॉम्बी की तरफ जब आगे बढ़ रही थी तो फिर उसके ऊपर डुआन हमला कर देती है, जो इतने समय वायरस के असर में है, इसलिए वो सीधा अंधाधुन मिंग के ऊपर गोलियां बरसा देती है। ये कहते हुए कि दोनों कुछ ज्यादा ही लोगों को ले आई बस एक बंदे को पकड़ने के लिए। और वो मिंग के ऊपर धमाके करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि किसने इस दुनिया को बचाया था। लेकिन मिंग अटैक को डॉज करती है और डुआन के साथ फाइट करते हुए उसके पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारती है और उसे पीछे ढकेल देती है। और वो डुआन से कहती है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन दांव पे लगी हुई है और उसके पास डुआन के साथ खेलने का टाइम नहीं है। लेकिन डुआन अपने हाथ को हील करती है और कहती है कि देखते हैं कि कौन किसे बचाता है। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज़ॉम्बी के सबऑर्डिनेट आ जाता है जिसका नाम आगन है, और वो डुआन के ऊपर अटैक करके उसे नीचे दबा देता है। डुआन उससे कहती है कि तुम तो ज़ॉम्बी के सबऑर्डिनेट हो ना, तुम ये क्यों कर रहे हो। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी लोग आते हैं जो कि डुआन से कहते हैं कि हमें कोई भी फालतू की मौत नहीं चाहिए, इसलिए सरेंडर कर दो। जिसके बाद हम लोग स्नो और रेन को भी देखते हैं और इन लोगों ने फर को भी पकड़ लिया था, और दूसरी तरफ लैंकी ने लैंग को भी पकड़ लिया था। वहीं पे फर ब्लैकी से कहता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम ज़ॉम्बी को धोखा दे रहे हो। तो ब्लैकी आगे से टाई ठीक करते हुए कहता है कि पूरी दुनिया दांव पे लगी है और हमेशा सब कुछ सेम सा ही नहीं चलता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि पार्टी बदल ली जाए। जिसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सीओडी खेल रहा था और वो मारा जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई। लेकिन ज़ॉम्बी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, वो PS5 में स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस खेल रहा था। जिसके बाद अगला सीन कुछ महीनों के बाद का होता है ज़ॉम्बी मैनेजमेंट एक्ट से पहले का। हम इन सभी लोगों को डिस्कस
फोकस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से डिसाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे कौन किसके ऊपर अटैक करेगा। मिंग उन लोगों से कहती है कि मैं डायरेक्ट बिल्डिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आऊंगी, उतने टाइम पे लैंग मेरे ऊपर अटैक करेगा, और जब मिंग बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाएगी तब डुआन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगी और मिंग उसे भी हरा देगी, जिसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी को भी पकड़ लेंगे। वहीं पे हम इन लोगों के हाथों में स्क्रिप्ट लाइंस को देखते हैं, यानी ये सब कुछ प्लानिंग थी। वहीं पे हम लोग लैंके को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से सब कुछ रेडी कर रही थी। अब ये लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे नैनो प्लेट्स के ऊपर। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो पूरी ताकत से नैनो प्लेट्स के ऊपर पंच मारता है तो भूकंप आ जाता है और ये लोग अपनी मेजे से उठ के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ये लोग सामने देखते हैं तो जो नैनो प्लेट्स की मेटल थी उनमें बड़ा सा छेद हो गया था और सामने की तरफ जो धरती थी वो भी। और ज़ॉम्बी इतनी तबाही बचाने के बाद मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम लोगों ने पूरी तरीके से एशियंट ह्यूमन नैनो मेटल टेक्नोलॉजी को सीख लिया है। नैनो मेटल्स का इस्तेमाल करके ये जो बिल्डिंग बनाएंगे ये ह्यूमैनिटी के फियर को मुझसे दूर रखेंगी, उन्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। जिसपे इन दोनों की शकल कहती है घंटा। मिंग ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे तबाही मचाओगे तो किसे यकीन होगा कि तुम्हें जेल के अंदर रखा गया है। मुझे मिंग का नाम अब याद आया है, वो है वॉयलेट, तो हम इसे वॉयलेट ही बुलाएंगे, असुविधा के लिए खेद है। वहीं पे हेड वॉयलेट से कहते हैं कि उसे अकेले ही लोगों के डरों को हराने दो, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जो करने वाला है इससे लोगों का डर ही खत्म होगा। वहीं पे ज़ॉम्बी मिंग से कहता है कि चिंता क्यों करती हो, हम लोग इस मटेरियल की 1000 किलोमीटर लंबी चौड़ाई कर देंगे जो कि मून को चारों तरफ से घेर लेगी। वहीं पे मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट है वो तुम्हारे साथ मदद करेंगे ताकि लोगों के दिलों के अंदर से ज़ॉम्बीज़ का डर खत्म हो सके। वहीं पे वॉयलेट पीछे मुड़ के देखती है तो ये नमूने आगे से स्टाइल मारते हुए लव एंड पीस का सिंबल बना रहे थे। वॉयलेट ने देख के भाई जो गाली देती है पूछो नहीं। इसके बाद हम लोग उसी टाइम पे आ जाते हैं जब ज़ॉम्बी को पकड़ने का ऑपरेशन किया जा रहा था। वॉयलेट उन लोगों को बताती है कि ऑपरेशन बिल्कुल मक्खन की तरह जा रहा है और उन लोगों ने ज़ॉम्बी के 2 सबऑर्डिनेट्स को भी पकड़ लिया है। जिसके बाद वो उन लोगों को वो जेल दिखाती है जिसके अंदर ज़ॉम्बी को पकड़ के डाला जाएगा जो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर लटक के आ रहा था। वॉयलेट उन लोगों को बताती है कि ये जेल इतना ज्यादा पावरफुल है कि ज़ॉम्बी भी इसे खुद से तोड़ नहीं सकता है। वहीं हम लोग आगन और ब्लैकी को देखते हैं और ये दोनों फॉरवर्ड लैंग के साथ सेल्फी लेके उन्हें चिढ़ा रहे थे। वहीं हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि न्यूज में ये सब कुछ देख रहा था और वो आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आगन और ब्लैकी बाकी लोगों की एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी होगी। इन्हें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सब भी कुछ एक्टिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी भी अपना सारा सामान पैक करते हुए कहता है कि मैं आखिरकार अब सक्सेसफुली अरेस्ट होने वाला हूँ, अब इससे चलते मेरी जो रिस्पेक्ट है वो इंसानों के बीच में बढ़ जाएगी। जिसके बाद ये सारा सामान बांधता है और जेल जाने के लिए रेडी हो जाता है और ये पहला ऐसा बंदा है जो जेल जाने के लिए खुश हो रहा है। लेकिन प्लान एकदम परफेक्ट जाए तो वो प्लान कैसा, इसलिए प्लान में उंगली करने के लिए कंट्री बी की तरफ से कुछ पावरफुल लोग आ जाते हैं जिनको ज़ॉम्बी के प्लान के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। उन्हें बस ऐसा ही लगता है कि कंट्री ए ने पावरफुल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसकी बलबूते पे वो लोग ज़ॉम्बी को पकड़ने वाले हैं। अब ज़ॉम्बी को सब लोगों ने धोखा दे दिया है तो यही सही मौका है ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने का। और ये लोग वही हैं जो ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए थे और जिंदा होने के बाद इन्हें घंटा कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं पे हम लोग इस कैरेक्टर को देखते हैं और इसके बारे में तो मैं भी भूल गया था, मैं क्या छोड़ो ऑथर भी भूल गया होगा। खैर इसका नाम इतने समय आजू बता रहे हैं ये लोग और ये रोते हुए सिर्फ एक ही चीज को दुआ करता है कि मुझे जोड़ दो, मुझे नीचे उतार दो भाई, 120 चैप्टर से लटका के रखा है मुझे। उसी टाइम पे आजू की नजर उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर पड़ती है और वो लोग डायरेक्ट बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल ही दाग देते हैं, ये कहते हुए कि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहिए। वो मिसाइल सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और धमाके की वजह से हम लोग आजू को देखते हैं और इसकी मुराद पूरी हो जाती है और ये आजाद हो जाता है। आजू जैसे ही आजाद होता है तो वो ब्लैकी और आगन को बातें करते हुए देखता है जो मीडिया में कह रहे थे तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज़ॉम्बी को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, अब पूरी इंसानियत खुशी के साथ रह सकती है। आजू को प्लान के बारे में पता नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए वो इन सभी चीजों को सीरियस लेता है और ब्लैकी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को धोखा देने की। वहीं पे हम लोग वॉयलेट को देखते हैं जो कि कंट्री बी वालों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हमारी डील हुई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधा मिसाइल दागने की, किसने तुम्हें ऑर्डर दिया, तुम लोगों का दिमाग घुटनों में है क्या। वहीं पे डुआन उसे कहती है कि तुम अभी भी लाइव हो, थोड़ा अपने शब्दों को ध्यान से बोलो। तो वॉयलेट अपनी इज्जत संभालते हुए कहती है कि ये सब कुछ हमारी दोस्ती का ही असर है, कंट्री ए और बी दोनों भाई भाई हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और इसने एक हाथ से मिसाइल को आराम से रोक लिया था। वहीं पे ज़ॉम्बी को भी पता चल जाता है कि वॉयलेट को परेशानी हो रही है। वॉयलेट अभी भी उन लोगों से कह रहे थे कि ज़ॉम्बी उन लोगों का दुश्मन नहीं है, उन लोगों ने जो फोर्स का इस्तेमाल यहाँ पे ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए किया है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि वो लोग अभी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ज़ॉम्बी एक कैन खोलता है और कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्लान अभी भी बिल्कुल स्मूथली जा रहा है। और वॉयलेट जैसे ही कहती है कि ऑपरेशन बिल्कुल शांति के साथ जाएगा और सब कुछ सुधर जाएगा, उसी टाइम पे एक जगह पे तगड़ा धमाका होता है और हम लोग आजू को देखते हैं जो कि चैन सॉ निकाल लेता है जिससे ज़ॉम्बी के सुकून की धज्जियां उड़ जाती हैं। वहीं पे आजू तो सीरियस होकर तबाही मचा देता है, जो उसके सामने आता वो उसके ऊपर हमला करने लगता। ये लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पे जो लोग अभी हीरो बन रहे थे जिन्होंने मिसाइल दागी थी वो बंदा उड़ते हुए वॉयलेट के पास आके गिरता है। वहीं पे आगन ब्लैकी से कहता है कि
आजू सीरियस है, ऐसा लगता है कि किंग ने उसे स्पेशल रोल दिया है। ब्लैकी आगे से कहता है ज्यादा सोचो नहीं, किंग ने जानबूझ के उसे कोई पर्सनल रोल दिया होगा। इधर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, ये कहता है फक, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि मैंने इसे लटका के रखा था। हम लोग आजो को देखते हैं जो कि अपनी चेंसो को निकालता है और वो ब्लैकी और बाकी लोगों से कहता है कि हम लोगों ने किंग से वादा किया था कि हम बिल्कुल सही सलामत रहेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। जिसके बाद वो अपने हाथ को काटता है तो वो अपने खून को मैनिपुलेट करते हुए वहाँ पे ब्लैकी वॉलेट से कहता है कि वो अपना पूरा जोर लगाने वाला है, हम लोगों को उसे रोकना पड़ेगा। हम देखते हैं आजो अपने ब्लेड का यूज करते हुए हेलीकॉप्टर और बाकी जगहों पे अटैक करता है, जिससे जो जेल थी वो नीचे गिरने लगती है। तो फिर ज़ॉम्बी को खुद ही जाके जेल और बाकी लोगों को बचाना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी ही जेल को अपने हाथों से उठाता है और आजो के ऊपर दे मारता है, जिससे वहां पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग हवा में ही उड़ जाते हैं। और ज़ॉम्बी अपनी सेकंड फॉर्म में आने के बाद उन लोगों से कहता है कि वाह वाह, मुझे पकड़ने के लिए आए हो तो फिर वहां पे खड़े क्यों हो, आओ पकड़ लो ना। यहीं से हम लोग अगले चैप्टर में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने ज़ॉम्बी को सक्सेसफुली अरेस्ट कर लिया था। वहीं पे ये इतना खुश था जैसे बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं क्रश से मिलने के बाद। इसके बाद ज़ॉम्बी को मून वाले जेल में भेजने की तैयारी की जाती है, रॉकेट वॉकेट सेट किया जाता है। वहीं पे सभी न्यूज रिपोर्टर उस एरिया को घेर के रखते हैं और पूछते हैं कि हमें कुछ सवाल पूछने हैं। तो ब्लैकी आगे से कहता है कि अब से ज़ॉम्बी लॉ तले दबा रहेगा, जितने भी इंसान है वो सभी खुल के आजादी अपनी पा सकते हैं और दुनिया के अंदर शांति बनी रहेगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन दोबारा आगे खड़ी होगी। इतना कहने के बाद ब्लैकी वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो फिर इन्हें ज़ॉम्बी दिखाई देता है। एक नजर ये लोग ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं और अगले ही पल घुटनों पे आ जाते हैं और ज़ॉम्बी से कहते हैं मालिक माफ कर दे, हवा हवा में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लोगों के सामने थे, हमने आपकी भरपूर इज्जत नहीं की। ज़ॉम्बी लोगों से कहता है कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी जब मुझे ये लोग पकड़ रहे थे, मैं बिल्कुल फ्रेंडली और वीक दिख रहा था ना। साइड से ध्रुवान आती है और उससे कहती है ये देखो तुम तो इतने कमजोर दिख रहे थे कि हमारी गली का बच्चा भी तुम्हें हरा देता, तुम्हारी एक्टिंग तो लाजवाब थी माशाल्लाह। इसके बाद हम लोग तब का वीडियो देखते हैं जब ज़ॉम्बी ने ललकार दिया था कि आके पकड़ो ना। ज़ॉम्बी बड़े आराम से बैठा हुआ इन लोगों से कह रहा था कि आओ पकड़ो ना, डर के मारे कांप क्यों रहे हो। इधर ये लोग डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। वहीं पे ड्रुवान ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम तो इतने ज्यादा काइंड थे, मैं तो खुश हूं कि तुमने हम लोगों को मारा नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि इंसानों को यकीन होगा कि तुम्हें सच में पकड़ा भी गया है ये सब कुछ देखने के बाद। तो फिर ज़ॉम्बी आगे से दांत दिखाते हुए कहता है कि ये तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। साइड से वॉयलेट ज़ॉम्बी से कहती है कि हम सभी को पता है कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो, इंसानों को यही लगता है कि तुम इतना ज्यादा शक्तिशाली हो कि हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये पूरा कारनामा जो हम लोगों ने किया ये सिर्फ इंसानियत को कॉन्फिडेंस देने के लिए था कि हम तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और वो लोग चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हैं जो 2 कौड़ी की है। खैर पहला कदम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, अब दूसरे कदम की बारी है जो कि चांद पे होगा। इन लोगों का सेकंड फेज ये था कि ये लोग सबसे पहले तो ज़ॉम्बी को लूनर प्रिजन के ऊपर भेजेंगे, यानी कि चांद वाला जेल, और वहां से ये लोग लार्ज स्केल में रियलिटी शो दिखाएंगे, वो भी किसका, ज़ॉम्बी का, कि ज़ॉम्बी वहां पे कैसे जी रहा है। साइड से ब्लैक की ज़ॉम्बी से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है कि हमारे छोटे भाइयों को कैसे फोर्स करना है कि वो आपको प्रमोट करे। यहाँ तक कि मैंने पहले ही मोस्ट कैपेबल पब्लिक रिलेशन टीम भी बना दी है हमारे क्लैन के अंदर, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके जाने के बाद यहाँ पे आपका एक भी हेटर नहीं होगा। साइड से वॉलेट कहती है कि ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया के अंदर ज़ॉम्बी के लिए कोई एक हेटर ना हो। जिस पे ब्लैकी आगे से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं। और ब्लैकी ने एक और प्रोफेशनल टीम हायर करी थी, देख के पता ही लग रहा होगा, सीधा ठुक से उड़ा देने वाली। पीछे से आगन ब्लैकी से कहता है कि ये खूनी चेहरा हटाओ अपना, तुम्हारे मुंह से ही पता चल रहा है कि तुमने कौन सी टीम हायर की है। साइड से वायलेट ज़ॉम्बी से कहती है कि और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी प्रिजनर गार्ड बन के। वायलेट ये कहते हुए चमक रहे थे तो ये दोनों शर्माने लगते हैं। ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन रखता हूँ, और वायलेट ऑक्सीजन मास्क पहन लेती है और वो ज़ॉम्बी से कहती है कि चिंता न करो, तरह अनजाने तरीके से आता है, जैसे ही वो लोग तुम्हें समझ जाएंगे कि तुम भी बिल्कुल इंसानों के तरीके ही हो, बिल्कुल उनकी तरह, बिल्कुल ऑर्डिनरी। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी वायलेट को पकड़ता है और घुटने मोड़ते हुए डायरेक्ट छलांग मारता है और ये डायरेक्ट स्पेस स्टेशन को चीरते हुए स्पेस के ऑर्बिट में आता है और डायरेक्ट मून के ऊपर लैंड होता है। 3-4 सेकंड के लिए तो वायलेट के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि कहता है सेफ, हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे आ गए, तुम्हारी नानी का घर नहीं है भाई, वो चांद है चांद। वहीं पे ज़ॉम्बी को पुराने दिन याद आ रहे हैं जब वो ईसन सिविलाइजेशन को यहाँ पे मारा करता था। वाओ, खूना खच्चर याद किया जा रहा है। साथ ही में ज़ॉम्बी को उसका प्रिजन भी दिखाया जाता है, चांद वाला जेल। जिसके बाद वायलेट ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाती है हाथों के इशारे से, बाबू इधर आओ कहते हुए। ज़ॉम्बी उसके पास जाता है क्योंकि साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो वायलेट ज़ॉम्बी को हेडफोन पहनाती है जिससे वो बात कर पाएगी। जिसके बाद वो उसके कॉलर को पकड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है साले तू मुझे डायरेक्ट मून पे खींच लाया, तुझे एक भी बार ये नहीं लगा कि मेरी जान भी जा सकती है डायरेक्ट यहाँ पे आने से? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास लैंड करने के लिए कोई एरोप्लेन नहीं है। तो ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि यार मैं तो भूल ही गया था, मुझे लगा कि ऐसे आना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे ले आया, कहो तो वापस भेज दूं। जिसपे वायलेट डर जाती है
है और उससे कहती है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे मार ही दोगे। खैर इसके बाद ज़ॉम्बी को दिखाई देता है कि अर्थ से 2 प्लेन आ रहे हैं। ज़ॉम्बी पूछता है कि ये क्या है, तो वायलेट उसे बताती है कि ये तुम्हारे रूममेट्स और चिंता ना करो, तुम्हारे रूममेट्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं, उनमें से हर एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है प्यार से बात करने के लिए। खैर इसके बाद अर्थ पे सभी लोगों को बता दिया जाता है कि ज़ॉम्बी को सक्सेसफुली लूनर प्रिजन के अंदर डाल दिया गया है सभी प्रिजनर्स के साथ में, जिससे ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह पे एशियन ह्यूमन इन लोगों के ऊपर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरी नैनोमेटल टेक्नोलॉजी सीखने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम उसे ट्रैप करके रख सकते हो, तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है क्या? 1000 किलोमीटर की नैनोमेटल लेयर सिर्फ उसके टाइम को हल्का सा रोक सकती है, और ये कैलकुलेशन उस टाइम की है जब उसने पावर एशियन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते दिखाई थी। अब तो वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इस पे कंट्री ए का प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि उन लोगों का प्लान यहाँ पे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने का नहीं है, और ऊपर से चांद वाली जेल का प्लान उसका खुद का ही था। जैसे एशियन ह्यूमन भी हैरान होता है और सोचता है कि ये क्या चीज है भाई। कंट्री ए का प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि वो लोग इस प्लान का इस्तेमाल सिर्फ एशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर मास्टरी को टेस्ट करने के लिए कर रहे थे। इस टेस्ट से इन लोगों को ये भी पता चल चुका है कि अब ये लोग स्पेस ट्रेवल और प्लेनेट ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कंट्री बी का प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि इस चांद की जेल वाले प्लान से उन लोगों को इतना टाइम मिल चुका है कि वो लोग एक नई स्पेसशिप बना सकते हैं। जिसके बाद कंट्री बी का प्रेसिडेंट आगे से चीखते हुए कहता है जिसके बाद हम लोगों को इस कमीने की शक्ल दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी, हम लोग उस स्पेसशिप का इस्तेमाल करेंगे और ह्यूमैनिटी के कुछ लोगों को लेके दुनिया से दूर निकल जाएंगे, इस धरती और इस स्पेस को छोड़ के, और इस मॉन्स्टर को अलविदा कह के। एशियन ह्यूमन आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों का ये प्लान है क्या? साला ये बताओ, तो लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग जिनके पास एशियन टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी महारत हासिल थी, हमने नहीं प्लान किया होगा कि हम लोग इस प्लेनेट को छोड़ के किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, सिवाय इस बात का इंतजार करते हुए कि कब वो ज़ॉम्बी हम लोगों को मार दे और हम लोग विलुप्त हो जाएं। इस पे ये लोग एशियन ह्यूमन की तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं कि इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं। इसके बाद हम लोग एशियन सिविलाइजेशन को देखते हैं। एक बच्चा अपनी मॉम से पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उसकी मदर उसे बताती है कि हम लोग एक नया घर ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद हम लोग इस घटिया जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि एशियन सिविलाइजेशन ने कई सारी स्पेसशिप बनाई थी, जिनका इस्तेमाल वो लोग सोलर सिस्टम को सर्च करने के लिए कर रहे थे मिल्की वे के जरिए, इस उम्मीद में कि इन लोगों को कोई ऐसा ग्रह मिल जाएगा जो रहने लायक होगा। खैर ये लोग हाई स्पीड से स्पेस ट्रेवल कर तो रहे थे और इन लोगों को बहुत खुशी थी कि ये लोग आखिरकार उस हॉरिफिक जगह को छोड़ के जा रहे हैं और इन्हें दोबारा ज़ॉम्बी का भयानक चढ़ा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी टाइम पे इनकी एक स्पेसशिप के ऊपर कोई अनजान फोर्स हमला करती है और इनकी एक फ्लीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, कोई एक्सप्लेन तो करो भाई। जिसके बाद ये लोग अपने कैप्टन से कहते हैं कि सामने देखो, तो इन लोगों का कैप्टन अपने सामने देखता है तो फिर वहां पे कुछ तो था भाई, जूम करके भी देख लूं, मुझे नहीं पता चल रहा है, बस छोटे छोटे क्यूब से दिख रहे हैं। खैर इसी के बाद इन लोगों की फ्लीट यानी कि पूरी की पूरी आर्मी एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ पता नहीं कि किस चीज ने इन लोगों के ऊपर हमला किया, बस इन्हें इतना पता चला कि उस अनजान चीज ने पूरे सोलर सिस्टम को ही कवर कर लिया था। जिसके बाद एक एक करके इनकी हर एक स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होते चले गए और इन लोगों का सपना धरा का धरा रह गया कि ये लोग अर्थ को छोड़ने के बाद उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद इनके सिस्टम में अचानक से एक वार्निंग आती है जो अजीबोगरीब चीज थी। इन लोगों को अपने सामने एक इंसान दिखाई देता है जो पूरे मंगल ग्रह के सामने खड़ा हुआ था। एशियन ह्यूमन उन लोगों को बताता है कि इसके बाद एक झटके के अंदर उनकी पूरी फ्लीट ही डिस्ट्रॉय हो गई। जिसके बाद उन लोगों को सिर्फ उसी इंसान की आवाज सुनाई दी और उन लोगों ने उसे कहते हुए सुना था कि हेवनली प्रिजन के बाहरी हिस्से की जांच पड़ताल कर ली गई है और इसका ज़ॉम्बी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद लोग दोबारा अर्थ पे आ गए क्योंकि ये स्पेस से भी बाहर नहीं जा सकते थे। अब उसी टाइम पे हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और हम इन दोनों को देखते हैं और मैं इनके नाम भूल गया हूँ। अब ये लोग उसी बंदे को भगवान का दूत कहते हैं जिसको हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही देखा था और यही है अब की बार का विलन कि सफेद बालों वाली लड़की भगवान के दूत को बताती है कि इन लोगों को पता चला है कि ज़ॉम्बी ने पहले ही इस प्लेनेट को छोड़ दिया है। साथ ही में इन लोगों को एक और लड़की के बारे में पता चला है जो कि वैम्पायर क्वीन है और वो ज़ॉम्बी के साथ हजारों सालों तक रही है। इसके बाद हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं और इन लोगों ने ब्लड क्वीन को कैद करके रखा था उसके चेले के साथ में। वहाँ पे ब्लड क्वीन उन लोगों से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लोगों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे फालतू में कैद करके ना रखो। जिसके बाद वो खुद को फ्री करती है, लेकिन वो बंदा वैम्पायर क्वीन से कहता है कि तुम नीच प्राणी, भले ही तुम इस सिविलाइजेशन से बहुत ही ज्यादा पुरानी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। वह इस बंदे के पास जो पावर थी वो थी मैनिफेस्टेशन, यानी कि ये कुछ भी बना सकता है। अगर ये सोचे तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड हो जाएंगी। खैर इसके बाद ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो फिर वैम्पायर क्वीन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलता है और ये वैम्पायर क्वीन से कहता है कि देखो तुम्हारे पास काफी अच्छी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें हमारे सामने सर झुका के रहना चाहिए, डिवाइन एरा के सिविलाइजेशन के सामने, एक भगवान के दूत के सामने। इसके बाद वैम्पायर क्वीन इन लोगों को एकेडमी के सामने ले आती है। ये लोग उस भगवान के दूत को बताते हैं कि सामने एकेडमी है जिसके अंदर कई सारे इंसान रहते हैं और नॉन इंसान भी। वह वैम्पायर क्वीन लोगों से कहती
कहती है कि तुम्हें ज़ॉम्बी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, अकेडमी के अंदर जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि ये लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा संभल के रहना। लेकिन ये बंदा वैम्पायर क्वीन से कहता है, चुप, हमें सिखाओ कैसे क्या किया जाता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा मालिक कौन है। अब इसके बाद हम लोग अकेडमी के अंदर गैंग को देखते हैं और यहाँ पे मुजरा चल रहा था। गैंग अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और सासिमी को काट के प्लेट के ऊपर डाल देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे कि पूछो नहीं कि इन्हें ज़ॉम्बी से छुटकारा मिल गया। और चीफ इन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही वो एक ज़ॉम्बी है, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है डॉक्टर जिमी को पकड़ने में और साथ ही में कई सारी सिटीज को सेव करने में। ये ठीक नहीं है कि हम लोग उसके जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से नंगा नाच करें। जिसपे आगे से कहता है कि ये बात सही है कि ज़ॉम्बी हम लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी के जाने के बाद से मुझे यहाँ पे कुछ हल्का हल्का सा फील हो रहा है। मुझे दोबारा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे तरोताजा हूँ। उसके जाने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से यहाँ पे ताकतवर हो गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे कोई हरा नहीं सकता है। और ज़ॉम्बी के जाने के बाद से तो मेरे बुरे सपने भी रुक गए हैं। तो फिर चीफ उन लोगों से कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि प्रेसिडेंट का प्लान यहाँ पे सही से चला जाए। लेकिन उसी टाइम पे पूरे एकेडमी के अंदर ही धुआं भरने लगता है। तो फिर चीफ जल्दी से अपने हाथ को कैनन में बदलते हैं और कहते हैं कि बाहर आओ, कौन है वहाँ पे। तो साइड से भगवान का दूत बाहर निकलता है, जो कि चीफ के हाथ के ऊपर कैनन के ऊपर हाथ रखता है। तो उनका कैनन एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे चीफ को काफी ज्यादा दर्द होता है। और भगवान का दूत उन लोगों से कहता है कि तुम्हें वो सो कॉल्ड नॉन ह्यूमंस जिनके पास कॉम्बैक्ट एबिलिटी कुछ ज्यादा ही हाई है, तुम तो मेरे सामने कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो। पीछे से गैंग भगवान की दूत के ऊपर स्नीक अटैक करता है, लेकिन उसकी सॉड ही टूट जाती है। तो फिर भगवान का दूत उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है तो गैंग उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहीं पे हम लोग इनको देखते हैं। अब इसकी सारी खुशी निकल गई थी और इसे डर लगने लगा था, और साथ ही में यहाँ पे जो लोग थे वो भी गायब हो चुके थे। तो फिर गैंग नीचे मुड़ के देखता है तो फिर वहाँ पे जो भी लोग मरे हुए थे वो जगह पूरी तरीके से खून में भरने लगती है और कुछ ही देर के अंदर पूरा स्टेडियम खून से भर गया था। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो गुब्बारे थे वो धीरे धीरे करके जलने लगते हैं और उनसे मुंडियां बाहर निकल जाती हैं, जिससे इनकी दोबारा फटती और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या चीज है भाई, बलून इंसान कब से बन गए। साइड से चीफ दोबारा खड़े होते हैं और भगवान के दूत से कहते हैं कि ये बिल्कुल यूजलेस है, हमल हल्के में मत लो। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो दोबारा आयरन मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाते हैं, जो कि नैनो मेटल से बना हुआ था, जिसको इंक देख के हैरान हो जाता है। वहीं पे चीफ गैंग से कहते हैं कि तुम कब तक जमीन के ऊपर पड़े रहोगे। तो गैंग आगे से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और एक टाइगर के अंदर बदल जाता है, जिसका नाम हार्ट ऑफ स्टील था। और गैंग चीफ से कहता है कि चलो एक साथ इस मॉडिफाइड नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इस बंदे को हराते हैं। वहीं पे इन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साला तुम लोगों ने चुप्पे चुप्पे नैनोमीटर एलॉय को चुरा लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। जिसके बाद गैंग अपनी बॉडी के एनर्जी को मुंह के पास इकट्ठा करता है और दूसरी तरफ चीफ भी एनर्जी बीम को अपने मुंह के पास इकट्ठा करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ एनर्जी बीम को भगवान के दूध के ऊपर शूट करते हैं, तो इनकी एनर्जी आपस में मिक्स होके भगवान के दूध को लगने वाली थी। लेकिन भगवान का दूध जानते हो भाई इतनी समय मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बस एक हाथ का इशारा करता है और एनर्जी को एक जगह पे ही कंप्रेस करके उसे खत्म ही कर देता है। और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अभी तक बदले नहीं हो। इसके बाद गैंग के नीचे से एक दानव का हाथ बाहर निकलता है, जो कि उसकी बॉडी को क्रश कर देता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। साथ ही में वो चीफ के ऊपर भी एक पावरफुल अटैक करता है और चीफ भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और भगवान का दूत उन लोगों से कहता है कि हजारों साल पहले तुम लोगों ने स्पेसशिप को लॉन्च किया था अटैक करने के लिए, उसके बाद तुम लोगों ने बस इतना ही प्रोग्रेस किया है। साइड से ये लड़की भगवान के दूत से कहती है कि हम आपको बता दें कि ये लोग एशियन सिविलाइजेशन के लोग नहीं हैं, जिनको आपने पहले डिस्ट्रॉय किया था। ये लोग मॉडर्न एरा से हैं और ये लोग सिर्फ इंडिविजुअली कॉम्बैक्ट पावर के ऊपर ही फोकस करते हैं, यानी कि खुद की ताकत पे। और ये चीज हमने पहले भी रिपोर्ट करी थी, बादाम खाया करिए। इस पे भगवान का दूत आगे से कहता है क्या ये चीज मायने भी रखती है। ये लोग पिंजरे के अंदर कैद पंछी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ज़ॉम्बी को उन्हें किसी भी टाइम इनहाइलेट कर ही देना चाहिए था, पता नहीं उसने इन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा है। वह पे चीफ के सामने आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के भगवान के दूत से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हें ज़ॉम्बी के बारे में कैसे पता है। जिसपे भगवान का दूत आगे से कहता है कि हम उसे जानते हैं, बल्कि हम वही हैं जिन्होंने उसे अपने प्लेनेट से भगा दिया था और उसे सील किया था, और हम लोग दोबारा वापस आए हैं उस डीमन को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि तुम जैसे सभी लोगों को मिटाने के लिए, एकदम घटिया लोग। खैर इसके बाद जाके हमें इस भगवान के दूत का नाम पता चलता है, जो कि है वैलो। और ये लड़की वैलो से कहती है भैया पीछे देखो वो बंदा भाग रहा है आपकी बातों के चक्कर में। फिर जब वैलो सामने देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि चीफ वहां से खिसक लिए हैं, और चीफ भागते हुए यही सोच रहे तो क्यों नहीं इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वैलो आगे से कहता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज है, तुम मेरी मुट्ठी से बच के नहीं भाग सकते हो, तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है।
तुम सभी लोग हम डिवाइन एरा की सिविलाइजेशन के सामने बस एक कचड़े हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीफ के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो कि चीफ को मसल के रख देता है। जिसके बाद वेलो वैम्पायर क्वीन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुमने कहा था कि इस एकेडमी के पास ज़ॉम्बी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, अगर तुम उसे ढूंढ के लाती हो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, इस चीज के बदले में कि तुमने मुझे सजेशन दिया एकेडमी के ऊपर अटैक करने का ताकि हम लोग इंसानियत को धमकी भी दे सके। वहीं पे क्वीन का प्लान तो कुछ और ही था, वो तो वेलो को मरवाना चाहती थी इन लोगों के हाथों से, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वो लोग उल्टा ही वेलो के हाथों से मारे जाएंगे। वो तो इन लोगों को लड़वा के यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे यहीं पे जिंदगी भर रहना पड़ेगा। साइड से ये लड़की भागते हुए आती है जो कि वेलो को बताती है कि उन लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। और वैम्पायर क्वीन वेलो से कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ज़ॉम्बी को लेके कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही। वेलो उस लड़की से पूछता है कि ये कैसी इन्फॉर्मेशन है, तो वो लड़की कहती है कि खुद ही देख लो। और जब वेलो उसे चेक करता है तो ये डीवीडी थी। अब गेस करो कि ये किस चीज की डीवीडी होगी। जिसके बाद वो लोग डीवीडी को प्ले करते हैं तो डीवीडी की शुरुआत में ही इन लोगों को बता दिया जाता है कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ज़ॉम्बी की लाइव फुटेज। और ये दूसरे शो से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसकी हाईएस्ट रेटिंग व्यूअरशिप है और 1 ट्रिलियन लाइक्स हैं। और ये ब्रॉडकास्ट बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे की जा रही है और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इसके अंदर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन और एडिटिंग नहीं होगी। यहाँ तक कि इस ग्लोबल फुटेज को ज़ॉम्बी मैनेजमेंट एक्ट भी सपोर्ट करता है, जो कि ज़ॉम्बी की जिंदगी को दिखाएगा कि चांद वाली जेल के ऊपर उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या क्या कर रहा है। ये सभी लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न निकाल लेते हैं देखने के लिए। इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि बाकी कैदियों के साथ खाना लेने के लिए जा रहा था। ये लोग आगे से कहते हैं कि इन कैदियों को कोई भी जानकारी नहीं है कि दुनिया के बाहर क्या हो रहा है, इनकी पूरी जिंदगी उस चांद वाली जेल के अंदर ही है। यहाँ तक कि ब्लैकी का कहना तो ये भी है कि ज़ॉम्बी अगर इनके साथ रहेगा तो फिर इसके अंदर इंसानियत आ जाएगी और ये भी शांति समझौते के साथ जीने लगेगा। इधर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि वहाँ की खाना देने वाली आंटी से कहता है, आंटी 2 अंडे और प्रोटीन का इंटेक पूरा करना है, मैं इनका इस्तेमाल अपनी बॉडी को रिलैक्स और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करूंगा। वहीं पे न्यूज वाले आगे से कहते हैं कि ये पूरे चांद को ही डिस्ट्रॉय करके रख देगा, क्या ये वहाँ पे भी कत्लेआम मचा देगा जैसा कि इसने अर्थ पे किया था। वहीं पे लोग वेलो को देखते हैं जो कि बहुत गहराई से सोच रहा था। साइड से ये लड़की वेलो से कहती है कि चिंता न करो, हम लोगों ने ज़ॉम्बी के खिलाफ कई सारे कमेंट पोस्ट कर दिए हैं, हम इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि हम ज़ॉम्बी को दोबारा अर्थ के ऊपर आने ही नहीं देंगे। लेकिन वेलो उसे कहता है, चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। वहीं पर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और उसे खिचड़ी दी जाती है तो वो आंटी को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद हम लोग वॉयलेट को देखते हैं जो कि टीम 1 से कहती है कि जल्दी से लाइटिंग को सही करो। टीम 2 से कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ज़ॉम्बी का मेकअप खराब है, जल्दी से जाओ उसका मेकअप ठीक करो। जिसके बाद वो कैमरा वालों से कहती है, सालो अंधे हो क्या, कैमरा मूव करो, दूसरे कैरेक्टर के ऊपर उसका मेकअप हो रहा है। जिसके बाद ज़ॉम्बी का मेकअप किया जाता है, पूरी दुनिया देख रही है बिना मेकअप के कैसे चलेगा। वहीं पे वेलो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये मुमकिन कैसे है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये डीमन जो कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो इतनी शांति के साथ इंसानों के साथ रहे। उसके जैसा जो कि दुनिया के हर एक इंसान को मारना चाहता है वो इतनी शांति के साथ कैसे रह सकता है। कहीं हजारों सालों में इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि स्क्रू ढीले हो गए हैं। इसके बाद वेलो की दिमाग की घंटी जलती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि वो इंसानों की मिस्टीरियस सोल को एक्सप्लोर कर सके और ये सब घटिया चीजें करने से उसे इन लोगों की डिवाइन एरा सिविलाइजेशन की पावर के बारे में पता चल सकता है। उसका अल्टीमेटेड गोल इन लोगों के बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना है जो इन्होंने बनाया है। भले ही ये करने के लिए उसे जितनी चाहे उतनी जनरेशन के बाद जनरेशन डिस्ट्रॉय करनी पड़े, भले ही इसमें चाहे कितने हजारों सालों का टाइम ही लग जाए। वेलो से कहता है कि हमने सोचा भी नहीं था कि ज़ॉम्बी इतना ज्यादा चालाक और कमीना होगा, वो सच में हमारा नंबर 1 एनिमी कहने के लायक है। खैर अब जब हम लोगों को सब कुछ पता ही चल चुका है तो फिर मैं उसे इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ कैसे करने दे सकता हूँ, चलो चल के उसे हेलो कह के आते हैं। जिसके बाद वेलो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल करता है और इस बंदे की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद अपनी खाने की प्लेट उठाता है और ज़ॉम्बी के सामने धड़ाम से रखता है जहाँ पे ज़ॉम्बी की शूटिंग हो रही थी और ये ज़ॉम्बी से मुस्कुराते हुए कहता है कि काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। जिसके बाद न्यूज से हम लोगों को पता चलता है कि चांद वाली जेल पे ज़ॉम्बी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और इन 3 दिनों के अंदर ज़ॉम्बी ने कोई भी मार धाड़ नहीं की है और सब कुछ शांति के साथ जा रहा है। इधर ये लोग जैसे ही ये वाली बात सुनते हैं तो अपने पास से बियर वियर निकालते हैं और चीयर्स करके पार्टी करने लगते हैं, ये कहते हुए कि 3 दिन हो गए हैं अभी तक वहाँ पे कुछ भी बवाल नहीं हुआ बॉस और किसी के बीच में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर प्लान बहुत ही जल्दी आसानी के साथ स्मूथली चला जाएगा। जिसके बाद हम लोग वॉयलेट को देखते हैं और वो उन प्रिजनर्स को पहले ही खर्चा पानी दे देती है जो ज़ॉम्बी के साथ उंगली करने के बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि वॉयलेट को पक्का यकीन है कि अगर ये लोग ज़ॉम्बी को उंगली नहीं करेंगे तो फिर ज़ॉम्बी की पर्सनैलिटी बदलेगी नहीं, और अगर वो बदलेगी नहीं तो फिर कोई भी बवाल नहीं होगा। उसी टाइम पे एक सोल्जर भागते हुए वॉयलेट के पास आता है और बताता है कि बवाल होने वाला है। इधर हम लोग वेलो को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से कहता है, क्या तुमको हम अभी भी याद हैं? ज़ॉम्बी आगे से अंडे खाते हुए कहता है, तुम कौन हो भाई तुम? जिससे वेलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से को शांत करके
ज़ॉम्बी से कहता है कि नाटक करना बंद करो, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारने के लिए सबसे पहले अपने हाथ को गुब्बारे की तरह फुलाता है और ज़ॉम्बी के ऊपर पावरफुल पंच मारता है, ये कहते हुए कि दिखाओ तुम कितने कमजोर बन चुके हो। लेकिन ज़ॉम्बी अटैक नहीं करता है, बल्कि वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके पंच को ही रोक लेता है। लेकिन यहाँ का दबाव और प्रेशर इतना ज्यादा था कि चांद वाली जेल का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कोड रेड होने के बाद धड़ाधड़ गन, बोला, बारूद सब कुछ बाहर निकल आता है। यहाँ तक कि पूरी चांद वाली जेल को कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रिजन के ऊपर लड़ाई दंगा हिट किया गया है और 3 मिनट के अंदर ही ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पे जो नॉर्मल प्रिजनर थे उनके थाली से खाना गिर जाता है और कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। फिर इसके बाद उन गन्स के अंदर से लेजर बाहर निकलते हैं जो कि ज़ॉम्बी को चारों तरफ से घेर लेती है। वहीं पे वेलो खुश ये उम्मीद करते हुए कि ज़ॉम्बी अब यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन कर देगा और सभी लोगों को मार देगा। उसी टाइम पे जो भी कैदी थे वो ज़ॉम्बी के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाते हुए बाबू गर्मी नहीं, बाबू आराम से, शांति शांति, और उसे हवा देते हुए कहते हैं शांति पैसा लाता है, शांति प्यार लाता है, शांति शांति शांति। वेलो आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम इसी को ही रिजल्ट कहते हो इंसानों के साथ शांति समझौता बनाने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम कितना दिखा लो, ये कमजोर चीटियां हमेशा तुमसे डरती ही रहेंगी और यही डर इन लोगों को वही गलती दोबारा करने पे मजबूर करेगा जो मैकेनिकल सिविलाइजेशन ने की थी। ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का इतिहास जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है वो हमेशा दोहराता रहेगा। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अच्छा इसी को ही लड़ाई दंगा कहते हैं जेल के अंदर, मुझे इन लोगों ने पहले इस बारे में बता दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायलेट और डोवान ने ज़ॉम्बी को आराम से बैठा के समझाया था कि अगर जेल के अंदर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो गुस्सा मत करना और पंच तो बिल्कुल नहीं मारना मून के ऊपर, बिल्कुल शांत रहना ताकि ज़ॉम्बी की पर्सनालिटी चेंज ना हो। और अगर ज़ॉम्बी को पर्सनालिटी चेंज करनी भी है तो वो डायरेक्ट तीसरी को चेंज करे, क्योंकि तीसरी वाली शांत रहती है, हेंताई प्रोटैगनिस्ट। इसीलिए ज़ॉम्बी अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर आता है और वो जैसे अपनी फॉर्म के अंदर आता है तो बेचारे ये घबरा जाते हैं और आगे से कहते हैं कि बॉस लड़ने वाले हैं, मुझे जल्दी से बाकी लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम लोग इंसानियत के साथ लड़ाई करने को राजी हो जाए। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से रुक जा भाई, रुक जा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। लेकिन सिस्टम आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि टारगेट का थ्रेट लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है, हम भी नहीं रोक पा रहे इसे। इसके बाद ज़ॉम्बी उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वेलो उसे कहता है कि तुम अभी भी वो डीमन हो जिसको सिर्फ तबाही मचाना आता है, चल शुरू हो जा, चल जल्दी से इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि मैं तेरे साथ खेल सकूं, जल्दी से पंच मार और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, दिखा दे इंसानियत को कि तू कितना बड़ा दानव है। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाना शुरू करता है तो उसके डर से ही इस बंदे की आत्मा कपकपा जाती है और ये डर इतना ज्यादा भयंकर था कि वेलो की जो रेजिस्टेंस थी वो खत्म होने लगती है, यानी वेलो का कंट्रोल जो इस बॉडी के ऊपर था वो भी खत्म होने लगता है और वो बंदा खुद ही अपनी नॉर्मल सेल्फ में आ जाता है। साथ ही में वेलो वहां से गायब और ज़ॉम्बी उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है बाबू शांत हो जाओ, इतना लड़ाई दंगा ठीक नहीं है। लेकिन ये इतना ज्यादा डर जाता है कि मम्मी मम्मी कहते हुए वहां से रोते हुए भागने लगता है। वहीं पे वेलो आगे से हैरान होकर कहता है कि ये क्या चीज है भाई, सिर्फ डर की वजह से वो मेरी पकड़ से आजाद हो गया, ये पॉसिबल भी कैसे है। खैर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि वेलो की आत्मा की तरफ देखता है और उसे कहता है कीड़ा। इसके बाद ज़ॉम्बी उस परछाई की तरफ हल्का सा ही हाथ मारता है, लेकिन ये हाथ का जोर चांद से होते हुए अंतरिक्ष से ट्रेवल करते हुए धरती पे आता है और डायरेक्ट इनकी बिल्डिंग के ऊपर ही गिरता है। वेलो अपनी हाथ की मदद से उस जोर को रोकने की कोशिश करता है, उसे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं प्रेशर की वजह से। इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सिस्टम बताता है कि टारगेट का गुस्सा खत्म हो चुका है, इसलिए अलर्ट को खत्म किया जाता है। इसके बाद वो थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि उसने सभी चीजों का ख्याल अच्छे से रख लिया। पीछे से लोग कहते हैं घंटा। इधर हम लोग वेलो को देखते हैं तो फिर इसके हाथ के ऊपर जलने के निशान आ चुके थे बस उस प्रेशर को रोकने की वजह से, और वेलो को समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ है। लेकिन उसे ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि ज़ॉम्बी इतनी आसानी के साथ इंसानों की वजह से बंधा हुआ क्यों है, इतना ज्यादा उंगली करने के बावजूद। और वेलो को दोबारा गलतफहमी होती है, उसे लगता है कि ज़ॉम्बी इन सभी को अपना भागने वाला यानी कि फॉलोवर बनाना चाहता है और इनके साथ में वो वेलो के ऊपर अटैक करेगा, भगवानों के दूतों के ऊपर। वेलो आगे से कहता है कि वो ज़ॉम्बी को ऐसे कंटिन्यू नहीं करने दे सकता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के इन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहीं अर्थ पे रुको और ह्यूमैनिटी का जो ट्रस्ट ज़ॉम्बी के ऊपर है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो और इन्फोर्समेंट के आने का इंतजार करो। जैसे ही भगवानों की दूत की आर्मी यहाँ पे आ जाएगी तो फिर ये पूरा प्लेनेट राख में बदल जाएगा, जिसके लिए ये दोनों मान जाती हैं। और वेलो यहाँ से जाते हुए कहता है कि तब तक वो मून पे जाके ज़ॉम्बी को पर्सनली हैंडल करता है जब तक रेनफोर्समेंट आ नहीं जाती है। वहीं पे क्वीन आगे से कहती है कि अगर ये ऐसे ही जा रहा है तो फिर मुझे भागने की जरूरत ही क्या है। तो ये सफेद बालों वाली लड़की पीछे मुड़ के क्वीन से कहती है कि वेलो का टारगेट यहाँ पे ज़ॉम्बी है तो फिर वो हमारे साथ यहाँ पे क्यों ही रुकेगा। क्वीन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे अकेडमी के ऊपर अटैक किया है, इसलिए बाकी इंसानों को इसके बारे में बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा और साथ ही में ज़ॉम्बी के चेलों के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और साथ ही में कुछ ऐसे ह्यूमंस भी जो कि इनहैंस हो चुके हैं
एशियन टेक्नोलॉजी की वजह से और उनसे निपटना इजी नहीं होगा। इसीलिए क्वीन इन दिनों से कहती है कि तुम मेरे चेले क्यों नहीं बन जाते हो, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें यहाँ से सही सलामत लेके जाऊंगी। क्योंकि क्वीन को पक्का यकीन था कि वेलो ज़ॉम्बी के हाथों मारा ही जाएगा और क्वीन को यहाँ पे कुछ चेलों की जरूरत है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए इन्हें अपना चेला क्यों न बना ले। लेकिन ये सफेद बालों वाली लड़की क्वीन से कहती है कि तुम इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करोगी, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर खुद जाके चेक कर लो। तो फिर क्वीन जब उस एरिया को चेक करती है तो फिर वो एरिया अपने आप ही हील होने लगा था। हील क्या, जो भी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी वो दोबारा रीस्टोर हो रही थी। सफेद लड़की आगे से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना डैमेज लोगों के द्वारा किया जाए, फाइट से हुआ हो, जो लोग मारे जाएं वो रिस्टोर हो सकते हैं इमेजिनेशन के साथ में। ये लोग इमेजिनेशन की सोच को रियलिटी के अंदर बदल देते हैं और यही डिवाइन एरा सिविलाइजेशन की पावर है। इसी वजह से जब तक सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है तब तक इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। यही वो दया है जो डिवाइन एरा इन लोगों के ऊपर दिखा रहा है। वहीं पे हम लोग गैंग और बाकी लोगों को देखते हैं तो ये लोग भी जिंदा हो चुके थे। ये लड़की आगे से ये भी बताती है कि ये लोग इमेजिनेशन से ही गॉड से फाइट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए माउंट ताई यानी कि ये बड़ा सा बंदा इस लड़की की माइंड स्पिरिट है जो कि इमेजिनेशन से बनी है। और वो क्वीन से कहती है कि तुम भी तो इसी तरीके से बनी हो ना। जिसपे क्वीन आगे से कहती है तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफों ने इमेजिन करके बनाया है। जिसपे ये लड़की क्वीन से कहती है यकीन करो या ना करो, जैसे ही डिवाइन जज यहाँ पे आएगा वैसे ही तुम भी इंसानों के साथ ही गायब हो जाओगी। जिसके बाद वो क्वीन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक फोटो शूट को देखते हैं जहाँ पे कैमरामैन कह रहा था कि हाँ थोड़ा सा और ऊपर ये वाले पोज बिना क्लीवेज के व्यूज कहाँ आते हैं आजकल। ज़ॉम्बी ने हम लोगों को बचाया है तो फिर हम लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर प्रमोशन के लिए थोड़े से और शूट्स की जरूरत पड़ेगी। उसी टाइम पे चीफ पीछे से इसका पैर पकड़ते हैं तो चिल्लाते हुए कहता है कौन है, दिन दहाड़े भूत का हमला। जिसके बाद इन लोगों की नजर चीफ के ऊपर पड़ती है तो ये चीफ को हैरानी से देख रहे थे। वहीं पे चीफ इन लोगों से कहता है कि मुझे गुआंगझो स्पेशल ब्लो ब्यूरो लेके चलो। जिसके बाद हम वेलो को स्पेस के अंदर देखते हैं और वेलो हमें बताता है इस बहुत बड़े सितारों के समुद्र के अंदर सबसे ताकतवर पावर दिल और इमेजिनेशन के साथ जुड़ती है और इमेजिनेशन चिंगारी की तरह है जो कि इसे भड़काती है। डिवाइन एरा सिविलाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ उन लोगों ने अनगिनत भगवानों को बनाया और उनके साथ चलते हैं उनकी पावर के साथ में। इसके साथ इन लोगों ने अनगिनत कई सारे पावरफुल डीमंस को अपनी धरती के ऊपर कैद किया। लेकिन इस लंबे सफर के दौरान इन लोगों ने जितनी भी दूरी तय की उसके अंदर जितने भी यूनिवर्स स्टार्स है उनको कॉन्कर कर लिया। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर और इतनी ताकत होने के बावजूद इन लोगों ने कभी भी एक डीमन के सामने अपने घुटने नहीं टेके और न ही उसे हल्के में लिया, जो कि है ये डीमन, ये है दानव वो। क्योंकि अब ये डीमन इंसानों के साथ शांति समझौता बनाना चाहता है तो फिर ये लोग इसकी सच्चाई को दूर करके ही रहेंगे और वह लोग कभी भी ज़ॉम्बी को इसमें सफल नहीं होने देगा। इसके बाद ये दोबारा एक कैदी की बॉडी के ऊपर कब्जा करता है और ज़ॉम्बी से कहता है कि मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा तुम्हारा टेरिफाइंग चेहरा। हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि नहाने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उसी टाइम पे वही कैदी जिसके ऊपर वेलो ने कब्जा किया था वो लाइन तोड़ के ज़ॉम्बी के सामने आ जाता है तो ज़ॉम्बी उसके ऊपर धड़ाम से थप्पड़ मारता है और उसे कहता है लाइन न तोड़ो। जिससे वो बंदा दीवार में जाके घुसता है और ज़ॉम्बी वहां से जाते हुए कहता है कि हर कोई नहाने के लिए जल्दबाजी दिखा रहा है, हर किसी को हगना है, लेकिन तब भी नैतिकता बनाए रखो, सिविलाइज्ड रहो। क्या फायदा है लाइन तोड़ के किसी दूसरे की सीट खा रहे हो। वह पे इस इंसान के ऊपर से भी वेलो का भूत उतर जाता है और ये ज़ॉम्बी से सॉरी कहता है। वेलो के तो पसीने छूट जाते हैं और ये दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। और इन दिनों के दौरान हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सुबह जल्दी उठता है, मुंह धोता है, फेस वॉश लगाता है और ज़ॉम्बी बिल्कुल परफेक्ट कैदी की तरह अपना रूटीन मेंटेन रख रहा था, वो भी डेली। वो डेली एक्सरसाइज करता है बिल्कुल हंसी खुशी के साथ में पूरी जिंदगी को जीते हुए। इसके बाद ज़ॉम्बी के लिए वहां पे रेस रखी जाती है तो वेलो दोबारा कुछ इंसानों को कंट्रोल करता है और उन्हें हुक्म देता है ज़ॉम्बी को मारने का। वो सभी जैसे ही ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए चढ़ ही रहे थे तभी ज़ॉम्बी फुल स्पीड में दौड़ लगाता है और उसकी स्पीड की वजह से ये सभी हवा में ही उड़ जाते हैं। इसके बाद अगला सीन जिम का होता है जहाँ पे ज़ॉम्बी डेली एक्सरसाइज करने के लिए आया था और यहाँ की फैसिलिटी कमाल की थी। वेलो दोबारा कुछ नमूनों को कंट्रोल करता है और उनसे कहता है कि उसके ऊपर अटैक करते रहो जब वो अकेले में हो। ये सभी मौका दे के ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने ही जा रहे थे कि तभी इनका भूत दोबारा उतर जाता है। क्योंकि ये ज़ॉम्बी को देखते हैं तो ज़ॉम्बी 500 किलो के डेडलिफ्ट्स मार रहा था, वो भी इस स्पीड से कि पूछो नहीं। इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और इनके कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वेलो उन लोगों से कहता है क्या कर रहे हो भाई, अटैक करो। तो ये लोग उससे कहते हैं अटैक करे इस दानव के ऊपर, ये 500 की डेडलिफ्ट मार रहा है, वो भी ऐसे जैसे कि रुई उठा रहा हो। इसके बाद ज़ॉम्बी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो ये वार्म अप करने के लिए टेनिस खेलने के लिए चला जाता है। ये टेनिस बॉल के ऊपर एक शॉट मारता है तो टेनिस बॉल स्पेस में चली जाती है और सामने वाला बंदा पैंट में मुंह
देता है और ज़ॉम्बी का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जब भी खेलने के लिए जाए कोई ना कोई उसे कंपनी देने के लिए होता ही वहाँ पे है और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। और ज़ॉम्बी वहाँ से जाते हुए हंसते हुए कहता है कि उसने कई सारे दोस्त बनाए हैं जो कि बहुत ज्यादा पीसफुल और फ्रेंडली हैं। इनकी हालत देख रहे हो, ये जी नहीं रहे हैं, ये काट रहे हैं जिंदगी। वह पे वेलो आगे से चिढ़ते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा उंगली करने के बाद तो इसे बौखला जाना चाहिए था और पूरे मून को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। इतने बार अटैक होने के बावजूद ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, कि ये पहले की जैसे नहीं रहा। अब इधर हम लोग वेलेट को देखते हैं जिसके पास डुवान का कॉल आता है। डुवान वेलेट से पूछती है कि वहाँ चांद वाली जेल पे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है क्या। तो वेलेट आगे से बताते हैं कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, बस कुछ ही कैदी हैं जो कि यहाँ पे परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो डुवान वायलेट को बताती है कि उन्हें खबर मिली है कि कोई यहाँ पे ज़ॉम्बी के लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है। वायलेट आगे से कहती है कि ज़ॉम्बी के लिए परेशानी खड़ी करना, कौन भाई जी के थक चुका है भाई, किसे मारने का शौक चढ़ाया हुआ है। इस पे डुवान आगे से कहती है कि हमें ज़ॉम्बी की चिंता नहीं है बल्कि खुद की है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर पक्का अटैक हुआ है। वहीं पे हम लोग चीफ को देखते हैं और इनकी सर्जरी हो रही थी नैनो मेटल से। सब चीफ के बताने के बाद इन लोगों ने वहाँ पे रिसर्च करने के लिए कुछ लोगों को भी भेजा था, लेकिन एकेडमी के ऊपर एक खरोच तक नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल था वहाँ पे सब कुछ। अब हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं जो कि एकेडमी को चेक करने के लिए आए थे। ये सबसे पहले पर्दा उठा के मेज चेक करते हैं, किसी का गाल खींचते हैं और उससे पूछते हैं दर्द हो रहा है। इंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, साले दर्द तो होगा ही गाल खींचेगा तो। और वो इससे पूछता है कि ये अचानक से इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे क्यों आ गई। तो ये फोन करके हेड को बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है कि एकेडमी के ऊपर अटैक हुआ था। और वो उन लोगों से कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, सोडा ज्यादा पी रहे हैं, गैस बन रही होगी। उसी टाइम पे हम लोग क्वीन को देखते हैं और ये इतने समय रियलिटी के अंदर फाइट कर रहे थे और क्वीन इसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, तब भी इसे पता नहीं चलता है। हालांकि इसे हल्का सा करंट तो लगता है लेकिन वो कुछ ज्यादा नोटिस करने वाला नहीं था। और क्वीन उसे देखते हुए कहती है कि ये अंधा हो गया है क्या, मैं इसकी बॉडी से आर पार निकल गई, मार खा रही हूँ, इसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं इस सफेद बालों वाले लड़के का भी नाम चेक कर आया हूँ, मुझे पता चला है इसका नाम नियाई है, तो अब से हम इसे नियाई ही बुलाएंगे। नियाई ब्लड क्वीन से कहती है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, मैंने तुम्हें अपनी इल्यूजन के साथ मर्ज कर लिया है अपने दिमाग के अंदर। बाहरी दुनिया के अंदर तुम्हें कोई भी देख नहीं पाएगा, ना ही तुम्हें कोई नोटिस कर पाएगा। भले ही तुम उसे मार दो लेकिन इसके बावजूद ये कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। मुझे इस लड़की का भी नाम पता चल गया है जो कि है बटरफ्लाई। और ये क्वीन से कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हमें मना क्यों कर रही हो जबकि तुम हम में से ही एक हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम हमसे ही एक हो। वैम्पायर क्वीन उन लोगों से कहती है दिमाग खराब है क्या, बकवास बिल्कुल ना करो, मैं किसी की इमेजिनेशन नहीं हूँ, मैं ब्लड क्लैन की ब्लड क्वीन हूँ और मेरे पास तो मास्टर बिल्कुल भी नहीं है। उसी टाइम पे ताई बटरफ्लाई से कहती है कि ये अनट्रेंड है, ये किसी की भी बात नहीं सुनेगी, मुझे इसके साथ फाइट करने दो, 2-3 हड्डियां तोड़ूंगा तो फिर इसे सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये हमारे प्लान को बर्बाद नहीं करेगी। जिसपे वैम्पायर क्वीन आगे से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो भाई, पिछली बार मैं केयरलेस थी और तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम का काम खत्म हो चुका था तो ये लोग यहाँ से निकल रहे थे। अब उसी टाइम पे हम लोग ताई और क्वीन को फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पे टाई क्वीन के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उसे उठा के नीचे ही पटक देता है और उसके पीछे जाके सीधा उसी के ऊपर गिरता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। नियाई टाई से कहती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसका इल्यूजन कुछ ही देर के अंदर खत्म हो जाएगा। इसीलिए नियाई टाई से कहती है कि वो वहाँ पे इल्यूजन के लेवल को बढ़ाने वाली है और उसे हाईएस्ट कवर देगी, लेकिन उसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वहाँ पे ब्लड क्वीन और टाई आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में ये फाइट इक्वल हो रही थी। ब्लड क्वीन ताई के ऊपर एक लात मारती है तो ताई उड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसता है और डायरेक्ट बटरफ्लाई के पास आके गिरता है। तो फिर बटरफ्लाई यहाँ पे टाई की पावर को बढ़ाती है और उसे कहती है कि तुम पूरी तरीके से भूल चुके हो, मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी असली फॉर्म क्या है। इसके बाद बटरफ्लाई मंत्र टाइप में कुछ पढ़ती है कि मैंने धरती को इमेजिन किया माउंटेन को तोड़ते हुए, चिल्लाते हुए, वगैरह वगैरह। वहीं पे हम लोग टाई की बॉडी के ऊपर देखते हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर रॉक आने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े जाइंट रॉक मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो जाता है। वहीं पे बटरफ्लाई ब्लड क्वीन से कहती है कि ये पावर, जिसको पावर ऑफ द माइंड कहा गया है, इसकी पावर भगवान के दूत की इमेजिनेशन से आती है और बिना मास्टर के ब्लड क्वीन ताई का सामना नहीं कर पाएगी। जिसपे क्वीन अटैक करते हुए कहती है कि जरूर तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। इसके बाद टाई भी अपने पंच का इस्तेमाल करता है क्वीन के ऊपर, तो क्वीन भी आगे से अपना पंच उसके पंच में मारती है, जिससे वहां पे तगड़ा धमाका होता है। हालांकि टाई को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्वीन फोर्स की वजह से पीछे ढकेली जाती है। टाई उसी मौके पे दूसरे पंच से क्वीन के ऊपर अटैक करता है तो क्वीन जल्दी से खुद के हाथ को रिकवर करती है और पंच को डॉज करते हुए उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाती है
और वहीं से टाई की सर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो बटरफ्लाई आगे से अर्थ बूम का इस्तेमाल करती है और टाई एक जोरदार पंच क्वीन के ऊपर दे मारता है। इसके बाद टाई अपनी बॉडी को वहां पे ट्रांसफॉर्म करने लगता है और अपने ऊपर कई सारे स्पाइक्स को निकालने लगता है, जिनमें से कई सारे स्पाइक सीधा जाके क्वीन की बॉडी के अंदर धंस जाते हैं, जिससे क्वीन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वहां पे बहुत बड़े स्पाइक्स का पहाड़ बन जाता है। इसके बाद बटरफ्लाई दोबारा क्वीन को ताना मारती है ये कहते हुए, ये मत समझना कि तुम बहुत ज्यादा महान हो कि तुम रीजनरेट कर सकती हो। ये जो स्पाइक्स हैं ये तुम्हारी डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब तक तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचेगा खून के सिवा। इसीलिए अगर भीख मांगनी है तो फिर मांग सकती हो जब तक तुम जिंदा हो। एक बार तुम्हारी पावर खत्म, जिसके बाद तुम यहाँ से धूल बन के गायब हो जाओगी। लेकिन क्वीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके बाद उसकी बॉडी वहाँ पे पिघलने लगती है। ये देख के तो बटरफ्लाई भी काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी स्किल की वजह से हो रहा है। उसी टाइम पे न्याय बटरफ्लाई से कहती है कि सावधान हो, वो अटैक करने वाली है। तो फिर हम देखते हैं कि ब्लड क्वीन इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है कि वो किसी को दिखाई ही नहीं देती है और वो बटरफ्लाई के गले के ऊपर स्क्रैच मार के पीछे निकल जाती है। ऑफ कोर्स इस सीरीज में कोई भी नहीं मरता है, इसीलिए बटरफ्लाई सिर्फ नीचे जाके गिरती है और न्याय उसे दोबारा अपने पास रिस्पॉन कर लेती है, उसे ये कहते हुए कि तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो रही थी। वह पे ब्लड क्वीन उन लोगों को ताना मारते हुए कहती है कि अच्छा, तुम जैसे भगवान जैसे लोग भी चोट लगने पे खून बहा देते हैं, मुझे तो आज पता चला। न्याय बटरफ्लाई से कहती है कि अगर मैं जल्दी एक्ट ना करती तो फिर तुम मारी जाती। बटरफ्लाई आगे से कहती है कि किसने सोचा था कि एक बेवकूफ गॉड जिसके पास मास्टर भी नहीं है उसके पास ऐसी ताकत होगी। जिसपे न्याय अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिना मास्टर के उसकी पावर लगातार नहीं बढ़ती रहेगी, कभी न कभी तो उसकी पावर खत्म हुई होगी, हमें एक साथ अटैक करना पड़ेगा। इसके बाद ये भी अपने मंत्र पढ़ती है और कहती है मैं इमेजिन करती हूँ घंटियां बजेंगी, समय थम जाएगा और सभी चाहते शांति में लौट आएंगी, मेरे भगवान यहाँ पे आइए। जिसके बाद न्याय भी यहाँ पे अपने गॉड को समन करती है जो कि एक बिल्ली है। आई लव दिस पुसी कैट। वैसे इनके नाम भी है लेकिन वो डायरेक्ट चाइनीज में है ना, तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। बाय द वे चाइनीज पीपल लव पोएट्री, क्योंकि ये नाम को भी पोयम में लिखते हैं। इसका नाम है अनडिस्टर्ब्ड पीसफुल डेली लाइफ। अब मैं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता हूँ भाई, गूगल से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। खैर हम स्टोरी में वापस आते हैं। बटरफ्लाई ताई से कहती है अटैक करने को, तो फिर टाई अपने पहाड़ से बाहर निकलता है और वो क्वीन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वहीं पे साइड से प्लेन जा रहा था, तो फिर टाई का हाथ इन लोगों को दिखाई दे जाता है और ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है। तो फिर न्याय आगे से दोबारा ड्रीम रियलम का इस्तेमाल करती है, जिससे ये सभी लोग दोबारा इल्यूजन के अंदर आ जाते हैं और बाहर से सब कुछ गायब हो जाएगा। इसलिए ये प्लेन वाले जब आंखें मीच के दोबारा बाहर देखते हैं तो फिर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बस अभी ख्वाब देखा। खैर हम लोग क्वीन को देखते हैं तो फिर उसके ऊपर कैट अटैक करने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है, जो कि बेशक एक धोखा था क्योंकि साइड से ताई बाहर निकलता है और वो क्वीन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे क्वीन को बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है और वो टप्पा खाते हुए पानी के अंदर जाके गिरती है। वहीं पे बटरफ्लाई आगे से कहती है कि एक स्पिरिट बिना मास्टर के इतनी देर तक कैसे टिक सकती है, ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसपे न्याय आगे से कहती है कि ये मुमकिन कैसे है, इसका ऑरा पहले ही वीक हो चुका है, जब मैंने इसे पिछली बार देखा था तब ये अर्थ पे हजारों साल पहले थी, इसे तो कब का गायब हो जाना चाहिए था। जिसपे गॉडेस कैट आगे से कहती है कि मुझे उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है जो उसको जिंदा रखे हुए है। जिसके बाद हम लोग क्वीन को देखते हैं और मैं बेशक पता है कि वो एनर्जी और कुछ नहीं ज़ॉम्बी के डीएनए है। वहीं पे इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ब्लड क्वीन उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे, लेकिन इन्हें क्या पता कि ब्लड क्वीन ज़ॉम्बी के डीएनए को एक्टिवेट कर लेती है और वो ज़ॉम्बी के जीन्स को इस्तेमाल करते हुए वहां पे ब्लड रेन का इस्तेमाल करने लगती है और उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे इल्यूजन लोगों को छुपाने के लिए काम में आता है ना, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद आसमान से ब्लड रेन होने लगती है और जब इन लोगों का फोकस बूंदों के ऊपर पड़ता है तो वो असल में खून था और ब्लड क्वीन उनका इस्तेमाल करते हुए इनसे कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के पास भेज दे रही हूँ। इसके बाद ब्लड क्वीन अपने ब्लड रेन को तीरों की तरह इस्तेमाल करती है जो कि छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर थी और उन्हें फुल स्पीड के साथ इन दोनों की तरफ भेजने लगती है, तो इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वहीं पे गॉडेस कैट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि वो बजर्ग मोड में चली गई है, वो अपनी पूरी डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर रही है। बटरफ्लाई माउंट ताई से कहती है कि जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करो उसे रोकने के लिए। तो फिर माउंट टाई भी अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है और खुद को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है और अपने हाथ को एक कैनन की तरह इस्तेमाल करके क्वीन की तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन क्वीन अपने ब्लड का इस्तेमाल करते है और उस पत्थर को रोकने के लिए और वो सक्सेसफुली उसे रोक लेती है। साथ ही में वो ब्लड ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रही थी इनकी बॉडी को चीरने के लिए और वो लगातार इनके ऊपर शूट करती रहती है। गॉडेस कैट इसे रोकने की कोशिश करती है तो क्वीन उसके ऊपर भी ब्लड ड्रॉप से अटैक करती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरा इल्यूजन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे ये सभी लोग रियलिटी के अंदर आ जाते हैं और कई सारे पत्थर बिल्डिंगों के आसपास जाके गिरने लगते हैं। वहीं पे हम लोग माउंट ताई को देखते हैं तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, काफी ज्यादा घायल हो गया था।
नियाई माउंट ताई को डेली रिवाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। इसलिए इन लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा अपनी नॉर्मल स्टेट में आने में। ये सब कुछ उसकी डिवाइन पावर की वजह से, और वो अपनी डिवाइन पावर की वजह से खुद का वजूद भी मेंटेन नहीं रख सकती है। फिर हम लोग गॉडेस कैट को देखते हैं। गॉडेस कैट को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि इसकी सब्स्टिट्यूट नियाई है, इसलिए जब तक वो जिंदा है तब तक गॉडेस कैट खुद को रिवाइव कर सकती है। इसलिए वो अभी के लिए यहाँ से चली जाती है। फिर बटरफ्लाई आगे से कहती है कि उसके पास तो कोई होस्ट भी नहीं है, ना ही कोई मास्टर है, तो फिर वो इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकती है। जिसपे नियाई आगे से कहती है क्योंकि वो अपना पूरा जोर लगा रही थी। बिना होस्ट के माउंट ताई से फाइट करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया लास्ट अटैक के अंदर। वह ब्लड क्वीन उन दोनों से कहती है कि इस बार मैं जीती। ये लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या होगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इनके पीछे अकेडमी वाले पड़ जाते हैं, वो भी सबसे खतरनाक बंदा, वो भी सॉसेज, जो बिना कपड़ों के घूमता है फाइट करते समय। इसलिए ये दोनों जैसे उसे देखती है तो इनका बड़ा सा मुंह खुल जाता है और चिल्लाने लगती है। सॉसेज इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की वजह से ही ना ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें लोगों ने अकेडमी के ऊपर अटैक किया था। इन दोनों का आगे से बस एक ही शब्द था, ये क्या है। सॉसेज लैंड होता ही इन दोनों के ऊपर धड़ाम से घुसा मारता है, तो फिर ताई सामने आके उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ताई की एनर्जी खत्म हो रही थी, इसीलिए उसे ब्लॉक करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन नियाई की माइंड एनर्जी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ पे इल्यूजन भी नहीं बना सकती थी। इसीलिए वो टाई और बटरफ्लाई से कहती है कि उस बेवकूफ के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसपे बटरफ्लाई आगे से चीखते हुए कहती है कि उस हरामी के साथ लड़ना भी कौन चाहता है। अगर टाई यहाँ पे थका ना होता तो फिर वो इसे ठरकी के आलू पापड़ बना देता। जिसके बाद वो टाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से इस ठरकी को मेरी आंखों से दूर करो। इसके बाद उन दोनों के बीचों में हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट होने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर थे। लेकिन टाई मौका देख के सॉसेज के मुंह के ऊपर हुक मार देता है, लेकिन सॉसेज नीचे गिरने से पहले ही टाई को स्पेशल तरीके से लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो डुआन से कहता है कि अभी करो। तो हम लोग देखते हैं कि डुआन हेलीकॉप्टर के अंदर उड़ रही थी और डुआन ने भी इतने समय ज़ॉम्बी के डीएनए के नशे किए हुए थे। जिसके बाद डुआन एक मेगा कैनन का यूज करती है और टाई के ऊपर एक मेगा ब्लास्ट मारती है। मेगा ब्लास्ट सीधा टाई से हिट होता है और टाई काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद हेड वहां पे आता है, जो कि इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने पब्लिक की जान खतरे में डाली है, तो फिर तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। बटरफ्लाई आगे से कहती है कि ये कंट्री एक टॉप फाइटिंग फोर्स है, इन लोगों ने एशियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, तो ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। वहीं नियाई आगे से क्वीन के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो कहाँ पे चली गई, क्या उस अटैक की वजह से वो भी मारी गई। तो फिर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि दोबारा रीजनरेट करती है और इन लोगों से कहती है कि क्या कहा भाई, कौन मर गया यहाँ पे। वो तो बस एक स्पेशल मूव था जिससे निपटने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं नियाई आगे से दोबारा हैरान होते हुए कहती है कि ये कैसे मुमकिन है, पूरी तरीके से मिट जाने के बाद ये दोबारा रीजनरेट कैसे कर सकती है, वो भी बिना होस्ट के। क्वीन आगे से कहती है कि पहली बात तो ये होस्ट वाली चीज हटा दो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ब्लड क्लैन की क्वीन हूँ जो कि ज़ॉम्बी के साथ हजारों सालों से फाइट करता हुआ आया है, और वो मन के अंदर सोचती है कि डैम कूल, ज़ॉम्बी के जीन्स के साथ ये सब कुछ करना कितना ज्यादा कूल है, शायद से उसकी वजह से मुझे और ज्यादा इज्जत मिल सकती है। मीनवाइल चांद की जेल, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी न्यूज दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि वेलकम टू एवरीवन, ये दुनिया की पहली ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो सारी दुनिया को दिखाई जा रही है। वो है कैदियों का मैराथन, जिसके अंदर ज़ॉम्बी फर्स्ट आया है, और एक महीने के ऑडिशन के बाद यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हो रही हैं। बैरी डांसिंग जिसमें कैदी हैं, और इन लोगों से कहा भी जाता है कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट कीजिए। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं पे हम वेलो को देखते हैं, इसके हाथों में ऑडिशन का पर्चा था और वो गुस्से में चीखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साला मुझे इग्नोर करने की। जिन कैदियों को मैंने कंट्रोल किया, ज़ॉम्बी के ऊपर दिन रात अटैक करवाया, मैं उन्हें दोबारा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ उसके गुस्से की वजह से। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपने डांस मैच को जीत जाता है, तो फिर उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। वेलो आगे से कहता है कि ये अभी भी दिखावा कर रहा है घर घर खेलने का, कि इंसानों के साथ शांति समझौता बनाए हुए है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है तो मुझे खुद से ये सब कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ज़ॉम्बी वायलेट से पूछता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। वायलेट उससे कहती है कि बढ़िया ही थी, ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, भले ही किसी ने वोट नहीं किया, लेकिन ब्लैकी और बाकी की मदद से तुम ही यहाँ पे फर्स्ट आए हो। और सबसे जरूरी चीज ये है कि ह्यूमैनिटी का पूरा पर्सपेक्टिव तुम्हारे लिए इम्प्रूव हो रहा है, तुम उनकी नजरों में ऊंचा उठ रहे हो। इसपे ज़ॉम्बी दांत दिखाते हुए कहता है कि चलो अच्छा है कि रिहर्सल बेकार नहीं गई, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, तो फिर मेरा सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मैं आखिरकार अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाऊंगा। रिटायरमेंट भैया किससे, जनरेशन टू जनरेशन डिस्ट्रॉय करने से। कर उसी टाइम पे होस्ट ज़ॉम्बी से कहता है कि जल्दी आओ यार, मील का चैलेंज शुरू होने वाला है, लेट हो जाओगे। तो फिर ज़ॉम्बी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वेलो अटैक करने वाला है। वायलेट ज़ॉम्बी के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे
उसे कहती है कि स्टेज पे जाओ नहीं तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, अपने दिमाग को शांत रखो और सारा फोकस कॉन्टेस्ट के ऊपर लगाओ, बाकी मैं देख लूंगी। इसके बाद वॉयलेट ऑक्सीजन मास्क को पहनती है, ज़ॉम्बी स्टेज पे चला जाता है और वॉयलेट ऊपर स्पेस में वेलो के साथ फाइट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेलो दोबारा मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है और कई सारी मुंडिया बना के प्रिजन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। उसी टाइम पे वॉयलेट बाहर निकलती है जो कि शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मुंडियों को डिस्ट्रॉय कर देती है, चक्री की तरह घूम के और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके। इसके बाद वॉयलेट वेलो की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि तुम वही हो ना जिसके बारे में डुआन बात कर रही थी। वेलो उसे कहता है कि इंसान जिसको मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक भगवान के दूत के खिलाफ अपनी सॉर्ड घुमा रही है। वॉयलेट उसकी तरफ सॉर्ड फेंक के मारती है तो सॉर्ड वेलो के बालों को चीरते हुए निकल जाती है और वॉयलेट उसे कहती है कि घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम गॉड हो या फिर डीमन हो, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी कि वो इस प्लान को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि यही प्लान हमारी जनरेशन के जिंदा रहने पे डिपेंड करता है। वेलो पहले तो वॉयलेट को चाइल्डिश कहता है, लेकिन बाद में वो उससे कहता है वैसे भी तुम मरने ही वाले हो तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे डिवाइन एरा की सिविलाइजेशन फाइट कैसे करते हैं। इसके बाद वेलो वहाँ पे इमेजिन करता है कि चांद एक शीशे में बदल जाएगा जो इंसानों के दिलों का डर दिखाएगा। इसके बाद वेलो वहाँ पे अपनी बॉडी को चेंज करने लगता है तो फिर उसकी बॉडी चेंज होके ब्लड मून रिफ्लेक्शन की वजह से वो अपनी मिथिकल फॉर्म के अंदर आ जाता है, जो कि है ये अजीब सा कीड़ा। बाय द वे क्रीचर काफी ज्यादा कूल दिख रहा है। जिसके बाद हम लोग स्पेशल लॉ ब्यूरो को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई को देखते हैं और इसके ऊपर 3-4 चट्टे मारे गए थे, मुंह से पता चल रहा होगा। और ये इन लोगों से कह रहे थे कि अगर तुम लोग चाहो तो फिर मुझे मार सकते हो। हालांकि सोचे उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वहाँ पे ब्लैकी आता है जो कि इन लोगों से पूछता है कि इन लोगों ने ही अकेडमी के ऊपर अटैक किया था ना, जिसपे हेड ब्लैकी से कहते हैं कि इसे हल्के में मत लो, इसने एक जायंट को समन किया था और हमने अपने इलाइट्स को भेजा था इन्हें पकड़ने के लिए। रही बात दूसरी वाले की यानी कि नियाई की, तो वो काफी सीरियस इंजरी के साथ भाग निकली है। लैंड और ब्लड क्वीन एक साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लड क्वीन लैंड से कहती है कि हमको ज्वाइन कर लो। ब्लैकी आगे से हाथ को चटकटाते हुए कहता है कि इन लोगों ने इंसानों के बीच में पैनिक को पैदा किया है, हमारे प्लान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। सामने से बटरफ्लाई आगे से कहती है कि मैं झुकूंगी नहीं, चाहे तुम जितना ही बेइज्जती और टॉर्चर कर लो। साइड से डुवान कहती है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही कोऑपरेटिव थी, इसने हमें सब कुछ बता दिया है, इनकी ओरिजिन, इनकी फोर्स के बारे में, इनकी फाइटिंग स्टाइल के बारे में, यहाँ तक कि इन्होंने जो किया था उसके पर्पस के बारे में भी। इससे तो ब्लैकी हैरान होता है और पूछता है कि तो फिर ये इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही थी कि ये झुकेगी नहीं। जिसपे बटरफ्लाई आगे से बताती है कि तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने कई सारी बुक्स पढ़ी है तुम्हारी, हमें पता है कि तुम जब भी किसी को कैप्चर कर लेते हो तो वो तुम लोग उसे टॉर्चर करते हो और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो, लेकिन इसके बावजूद वो झुकता नहीं है, यही तुम लोगों का नॉर्मल रूटीन नहीं है क्या? नुआन आगे से हैरान होकर कहती है कि ये किस तरह की बुक्स पढ़ रही है, किसी बॉलीवुड की मूवी की स्क्रिप्ट तो नहीं है। खैर डुआन ब्लैकी को इन्फॉर्मेशन देती है जो उन लोगों ने बटरफ्लाई से निकलवाई थी। ब्लैकी उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये सभी लोग डिवाइन एरा की सिविलाइजेशन है जो कि गॉड्स को समन कर सकते हैं फाइट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की मदद से। बटरफ्लाई इन लोगों से कहती है कि अब छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग वैसे ही बहुत जल्दी ही गायब हो जाओगे, तुम सभी मॉर्टल यहाँ पे कभी भी गॉड के डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं पाओगे। डुआन से पूछती है कि तुम जिस गॉड के बारे में बात कर रही हो क्या वो ज़ॉम्बी से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसपे बटरफ्लाई आगे से कहती है कि तुम ज़ॉम्बी के बारे में बात कर रही हो तो फिर वेलो उसे खुद फाइट करने के लिए मून पे गया हुआ है, चाहो तो खुद देख लो। डुआन जल्दी से वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो फिर इन्हें दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी तो मस्त जेल के अंदर खाना पका रहा है, जिसको मस्त लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। न्यूज रिपोर्टर आगे से बताता है कि ये ज़ॉम्बी की 7th एग डिश है और अगली 8वीं डिश भी एग डिश होने वाली है। नीचे से लोग देख के कहते हैं कि माँ का लाल ये कितने अंडे बनाएगा भाई। हेड आगे से कहता है कि चांद वाली जेल के ऊपर तो कुछ भी अजीब नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। डुआन बटरफ्लाई से पूछते है कि तुम जिस वेलो की बात कर रही हो क्या ज़ॉम्बी ने उसे पहले ही तो नहीं मार दिया। बटरफ्लाई आगे से कहती है नामुमकिन है। उसी टाइम पे ब्लैकी उन्हें बताता है नहीं, उन लोगों ने फाइटिंग शुरू कर दी है। हेड उसे पूछता है कहाँ भाई, सर्वेलेंस कैमरा के अंदर कुछ भी कैद नहीं हुआ। तो ब्लैकी ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चांद की तरफ देखो, प्रिजन की तरफ नहीं, इनकी आंखें नहीं है लेकिन इन्हें सब दिखाई दे रहा है। इधर हम लोग वॉयलेट को देखते हैं और वेलो उसके ऊपर कई सारे टेंटिकल्स के साथ में अटैक करता है, तो वॉयलेट उन सभी टेंटिकल्स को काटते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। उसी टाइम पे हम लोग वेलो को देखते हैं जो कि उस दानव के मुंह से निकलता है बिल्कुल एक फूल की तरह खिलते हुए, और वो वॉयलेट से कहता है कि तुम ज़ॉम्बी के जीन से इन्फेक्टेड हो गई हो, बुरा नहीं है, तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर एक लो लेवल के हार्ड गॉड के मुकाबले है। वो पे वॉयलेट उस दानव की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचते है कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, यहाँ तक कि लेटेस्ट नैनो इक्विपमेंट भी इस मॉन्स्टर की बॉडी पार्ट्स को कट नहीं कर पा रहा है जो इसने समन किया है। उसी टाइम पे डुआन वॉयलेट के पास कॉल करती है तो वॉयलेट उसे बताती है कि हाँ मैं उसके साथ फाइट कर रही हूँ, इसके टेंटिकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ब्लेड भी उसे काट नहीं पा रही है। तो डुआन वॉयलेट से कहती है कि तुम्हें बस थोड़ी देर तक उसे और ज्यादा बिजी रखना है, जिसके बाद हम लोग चांद वाली जेल का डिफेंस सिस्टम ऑन कर देंगे और वो एक पावरफुल अटैक लॉन्च करेगा। हम लोग देखते हैं कि डिफेंस सिस्टम अपने आप को रेडी कर रहा था पावरफुल
पावरफुल अटैक लॉन्च करने के लिए और डॉन वायलेट से कहती है कि जल्दी वहां से हट जाओ, कुछ ही देर के अंदर अटैक लॉन्च हो जाएगा। लेकिन वायलेट आगे से कहती है कि अभी नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ ट्राई करना है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के जीन को एक्टिवेट करती है और वायलेट जानबूझ के ज़ॉम्बी के जीन्स की जो मात्रा थी उसे बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। इस वजह से उसकी बॉडी कोलैप्स भी कर सकती है, इसलिए वायलेट को जो भी करना था उसे जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ तक कि वेलो भी हैरान होता है कि वायलेट यहाँ पे ज़ॉम्बी के जीन से इन्फेक्ट नहीं हुई है, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर ही जीन है। वहीं पे हम लोग वायलेट की बॉडी देखते हैं तो फिर उसकी भी बॉडी ज़ॉम्बी की तरह होने लगी थी। वेलो आगे से अटैक करते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम और ज़ॉम्बी की जीन से इन्फेक्टेड हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुमने खुद ही उसके जीन को अपनी बॉडी के अंदर डाला है। अब ये दूसरी कहानी है, तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसके बाद ये दोबारा इमेजिन करता है कि ये ब्लड मून को एक मिरर की तरह समन करता है, जिसके अंदर से सोल्जर्स के दिलों की आग निकलेगी। तो हम लोग देखते हैं कि वो दानव अपने बॉडी के अंदर से एनर्जी इकट्ठा करता है और वो एनर्जी और कहीं नहीं से बल्कि डायरेक्ट सूरज से आ रही थी। ये सूरज की एनर्जी को पीछे से खींचता है और मुंह से फूंकता है, जिससे एक पावरफुल बीम सीधा जाके मून से टकराती है और मून के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन वायलेट उन पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए टैप टैप करते हुए उस दानव की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन फोर्स की वजह से वो पीछे ही रुक जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। वहीं पे हम लोग नीचे की तरफ लोगों को देखते हैं तो वो मून को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के कहते हैं, छी यार, साला मून सन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, अब हम लोग मिड एंटम का फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इन्हें त्योहार की पड़ी है, मून की वजह से ग्रेविटी इफेक्ट हो सकती है, उसका कोई लेना देना नहीं। वहीं पे डॉन वायलेट से पूछती है कि वो ठीक तो है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी के बाकी चेलों को देखते हैं जो कि ब्लैकी से पूछते हैं कि हमने सर्वेलेंस पे देखा कि मून आधा डिस्ट्रॉय हो गया है, यहाँ तक कि नैनो मेटल की 1000 के किलोमीटर रेंज वाली लेयर भी डिस्ट्रॉय हो गई है। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जो कि आगे से कहता है क्या उस बंदे ने सच में सन का इस्तेमाल एक वेपन की तरह किया। वहीं पे ब्लैकी आगे से कहता है कि चिंता ना करो, ऐसा नहीं है कि मून पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। इधर हम लोग मून पे देखते हैं जो कैदी अंदर थे, वो जैसे ही मून को डिस्ट्रॉय हुआ देखते हैं तो ये आगे से चीखने और चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हमने बेफालतू में पैसों की लालच में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था जेल में आने का। जिसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि वायलेट को बचाने के लिए वहां पे आ गया था। ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि वापस जाओ और आराम करो, मैं इसे देख लूंगा। जिसके बाद वो अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसको देख के वायलेट डर जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी जब भी फोर्थ फॉर्म के अंदर आता है तब डिस्ट्रक्शन होता है। जिसके बाद हम लोगों को वेलो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है कि हजारों सालों पहले ज़ॉम्बी की वजह से इन लोगों को इनके घर बार को छोड़ के तारों के समुद्र के अंदर जाना पड़ा और इन लोगों ने काफी लंबी जर्नी तय की और इसी दौरान इन लोगों ने बहुत सारे यूनिवर्स के चमत्कारों को देखा, जिसको समझते हुए और एनहांस करते हुए इन लोगों ने अपनी इमेजिनेशन की ताकत को और भी ज्यादा पावरफुल किया और इमेजिनेशन ही इनकी ताकत बन गए। और अभी डिवाइन एरा सिविलाइजेशन की जो ताकत है ज़ॉम्बी उसे कभी भी समझ नहीं सकता है। जिसके बाद वेलो अपना अटैक करते हुए ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम तो उस नैनो प्रिजन के अंदर खुद को कैद रखने वाले थे ना, तो फिर वहां पे जाओ और जल के मारे जाओ। जिसके बाद वो सन का दोबारा इस्तेमाल करता है मून को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहीं पे नीचे की तरफ लोग बड़ी बड़ी आग करके उस चीज को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहे थे, वो भी फोन में रिकॉर्ड करते हुए। न्यूज वाले आगे से बताते हैं कि एक नेचुरल फिनोमिनन हो रहा है कि एक पावरफुल एलियन पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर अटैक कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वेलो का वो क्रिएचर मून को आधा डिस्ट्रॉय ही कर देता है सन की मदद से। वहीं पे जो लोग प्लेन से उड़ रहे थे उन्हें भाई नीचे पत्थर गिरते हुए दिख रहे थे और उनका मुंह बड़ा सा खुल रहा था। जिसके बाद वेलो आगे से मून बिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे मून की एक साइड पे तगड़ा धमाका होता है और ये धमाका पूरी तरीके से चांद वाली जेल को घेर रहा था। इसलिए अंदर की तरफ जो भी लोग थे वहाँ पे वो सब चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो मर गया, मुझे नीचे ही रहना चाहिए था। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि सैटेलाइट के जितने भी कैमरास थे उन सभी को एक्टिवेट कर देती है और ब्रॉडकास्टिंग लाइव हमेशा चलती रहनी चाहिए ताकि लोगों को दिखाई दे कि ज़ॉम्बी इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा है। वहीं पे लोग न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आगे से लोगों को बताती है कि ज़ॉम्बी एक पावरफुल इन्वेडर यानी कि हमलावर को अकेले संभालने की कोशिश कर रहा है और ये ब्लडी बैटल शुरू हो चुकी है। खैर वेलो का दानव जैसे ही ज़ॉम्बी के ऊपर पावरफुल ब्लास्ट करता है तो ज़ॉम्बी उसे रोकने के लिए डायरेक्ट छलांग मारता है और उस ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस दानव के शरीर के अंदर से घुस के पार निकल जाता है। क्योंकि वो दानव वेलो से जुड़ा हुआ है इसलिए वेलो को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और जब ज़ॉम्बी पीछे निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि उसने उस दानव के अंदर बड़ा सा छेद कर दिया था और हम लोग वेलो के सीने पे देखते हैं तो उसका दिल चोरी हो चुका था। वेलो पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम एक डीमन हो जो हमेशा डीमन ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने साल कितने हजारों साल बीत जाएं, ये कभी भी नहीं बदलेगा तुम्हारा खूनी नेचर। जिसके बाद वेलो दोबारा अपने दानव से कहता है कि उसे रोको, लेकिन वो बेचारा अटैक कर पाता कि इससे पहले ही ज़ॉम्बी उसके मुंह से घुसता है और उसके पीछे से निकल के उसे चीरते हुए डायरेक्ट वेलो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसको मुंह से पकड़ के चांद के ऊपर उठा के पटक देता है। मीनवाइल हम लोग अर्थ की दूसरी साइड पे देखते हैं जहाँ पे इंसान सीक्रेटली धरती को छोड़ के स्पेस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने एक बहुत ही पावरफुल स्पेस क्राफ्ट बना लिया है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोग आ सकते हैं जो कि स्पेस के अंदर रहेंगे। वहीं पे एशियंट ह्यूमन लोगों से कहता है कि तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल बेकार
है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है तुम्हारी मदद करने में, तुम्हारे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में। लेकिन प्रोफेसर जिमी आगे से कहता है कि ये पोषण इंसानों को जिंदा रख सकता है और उनके वाइटल साइंस को ठीक रखते हुए। इंसानों के लिए समय ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि ये मेडिसिन अमरता को तो नहीं देती है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये उनके लाइफ स्पैन को बढ़ा देगी। इसके बाद हम लोग कंट्री ए और बी के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि चेस करते हुए कहते हैं कि जैसे ही हम लोग इस जगह से निकल जाएंगे तो फिर हमें ज़ॉम्बी का चेहरा दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़ॉम्बी की वजह से ह्यूमैनिटी मरेगी नहीं, ह्यूमैनिटी हमेशा सेफ रहेगी। प्रेसिडेंट भी आगे से कहता है कि ज़ॉम्बी अभी तक मून के अंदर खुद को सही से बिहेव कर रहा है, इसलिए हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, तब तक हम लोग आसानी के साथ सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। उसी टाइम पे वहाँ पे स्टार और रेन आती है, जो कि प्रेसिडेंट बी को बताती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो प्रेसिडेंट भी वहाँ से भागते हुए कहता है कि छोड़ो यार, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे और नहीं देखना है ये लड़ाई दंगा। लेकिन वो दोनों उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि देखना तो पड़ेगा क्योंकि आप सोलर सिस्टम से बाहर ही नहीं जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग वेलो के उस दानव को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था और ये गायब ही होने वाला था, क्योंकि वेलो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपनी नॉर्मल सेल्फ में आता है और वहां से जाते हुए कहता है कि साला मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, खैर अभी भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है कि चलो चल के हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी का दिन है। लेकिन वेलो ज़ॉम्बी को रोकता है और उससे कहता है उनकी सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के अंदर वेलो ने ज़ॉम्बी की पावर को अनगिनत बार देखा है, यहाँ तक कि हजारों सालों तक भी उसकी पावर को महसूस किया है। ज़ॉम्बी की पर्सनालिटी से लेके उसकी फाइटिंग स्टाइल, हर एक चीज को वेलो ने बहुत अच्छे से स्टडी किया और जब आखिरकार वेलो ने ज़ॉम्बी का सामना डायरेक्टली किया तब उसे समझ में आ गया है कि ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ उनके मिथ और उनकी रिसर्च से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेलो का दिल दोबारा रिजनरेट होने लगता है और ज़ॉम्बी उससे कहता है क्या तुम यहाँ से जाने वाले नहीं थे। लेकिन हम लोग वेलो को देखते हैं, जो कि दोबारा अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो अपने ही दानव के साथ मर्ज होने लगता है और ज़ॉम्बी से कहता है कि वो डिवाइन एनवी वेलो, एनवी यानी कि दूत, वो पर्सनली ज़ॉम्बी का शिकार करेगा। जिसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल बीइंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके 6 हाथ और 7 आंखें थी। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है तो फिर सभी लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं और मॉल के अंदर जाके चोरी बोरी करने लगते हैं। बटरफ्लाई आगे से कहती है कि वेलो ने यहाँ पे अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, इसलिए अब उसे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि डर की वजह से बहुत लोग बौखला जाते हैं और पैनिक में आने की वजह से वो लोग चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। जिनको जो भी चाहिए था वो लोग वहाँ से उठा के लेके जा रहे थे। एक बंदा तो PS5 उठा के लेके जा रहा था, ये कहते हैं हुर्रे, अब से मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बचे हैं GTA 5 खेलूंगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी न्यूज आती है, जो कि उन लोगों को बताती है कि जिस एलियन ने अटैक किया था ज़ॉम्बी ने उसका सामना किया और एक पंच के अंदर ही उसे मार गिराया। ये बैटल 2 मिनट और 37 सेकंड तक चली और दुनिया के अंदर दोबारा शांति आ चुकी है। कांग्रेचुलेशन। तो ये लोग जैसे ही ये वाले न्यूज देखते हैं तो जो भी सामान इन लोगों ने लिया था उसे फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि चलो बारबेक्यू करते हैं। इस बंदे ने PS5 चुराया था, उसे नहीं छोड़ा, PS5 जरूरी है भाई। और वो अपने बॉस को कॉल लगा के कहता है बॉस दोबारा नौकरी चाहिए क्या कल से? ठीक है आ जाऊंगा। वहीं पे हम लोग बटरफ्लाई को देखते हैं, जो कि ये वाली न्यूज देख के हैरान हो जाती है और वह इन लोगों से कहती है कि तुम्हारी सिविलाइजेशन के अंदर ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ नॉर्मल चला गया। डुवन उसे बताती है कि ज़ॉम्बी यहाँ पे हर दिन चीजें डिस्ट्रॉय करते ही रहता है, तो हम लोगों को आदत लग गई है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारा वो दूत एक पंच के अंदर ही ढेर हो गया? उसी टाइम पे फर आगे से कहता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, फुटेज की वजह से उन्हें सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है। आगन आगे से कहता है कि मुझे जाके वहाँ पे चेक करना चाहिए, लेकिन ब्लैकी उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि फाइट अभी पूरी तरीके से थमी नहीं है, वहाँ पे जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा, यहाँ तक कि बॉस के मुकाबले में भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इधर हम लोग वेलो को देखते हैं, जो कि अपने एक हाथ को ऊपर करता है तो वो एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद वेलो वहाँ पे हड्डियों का बना हुआ एक चाबुक समन कर लेता है, जिसके ऊपर आग लगी हुई थी और वो ज़ॉम्बी को बताता है कि इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। किसी भी नॉर्मल प्रेशर के अंदर ये किसी भी चीज को एक झटके के अंदर ही पिघला सकता है और इसका टेम्परेचर सन के सरफेस के बराबर है। मैं तुम्हें इनकी इमेजिनेशन के बारे में थोड़ा सा बहुत बताना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरी है। अब ये लोग ऐसे ही चीजें इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही सोच लिया कि मेरे हाथों में PS5 आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो ये लोग डायरेक्ट इमेजिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेलो हम लोगों को बताता है कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट सोचता है, जिससे कि उसने अभी सोचा कि मून अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसके हाथों में एक ब्लेड आ जाए, तो फिर उसके हाथों में ये चाबुक आ जाए। ये लोग एग्जैक्टली वो चीज नहीं सोचते हैं जो इन्हें चाहिए, वो कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाती है। इस चाबुक की जगह पे और कुछ भी आ सकता था। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके जीन्स कितने शक्तिशाली हैं, वो इस टेम्परेचर के साथ में कभी भी रुक नहीं पाएंगे और होल्ड नहीं कर पाएंगे इस टेम्परेचर को। जिसके बाद वेलो उस चाबुक का इस्तेमाल करता है ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने से और वो ज़ॉम्बी की गर्दन एक झटके के अंदर ही उड़ा देता है। ज़ॉम्बी उससे कहता है कि ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जरा मुझे ट्राई करने दो, और वो उससे कहता है कंटिन्यू करो। जिसके बाद वो अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है और ज़ॉम्बी को इस टेम्परेचर
प्रेशर से भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वेलो अपने छठवें हाथों का इस्तेमाल करता है जो आग से बने हुए थे और वो ज़ॉम्बी को पकड़ के ऊपर उठाता है। इसके बाद चाबुक की मदद से उसके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बी को इससे भी कुछ भी नहीं हुआ था और वो दोबारा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। तो फिर वेलो उड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर जाता है और वहीं से अपने चाबुक को गोल गोल घुमाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी टेलीपोर्ट होकर धड़ाम से वेलो के पीछे ही आ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी वेलो को गुद्दी से पकड़ता है और उसके एक हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और इसी तरीके से उसके 6 के 6 हाथों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। इसके बाद ये दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स इधर उधर करने लगते हैं खिलौने की तरह और पूरे मून के ऊपर इधर उधर भागा दौड़ी में लड़ाई करने लगते हैं। ज़ॉम्बी वेलो के मुंह के ऊपर एक अपर कट मारता है तो वेलो उड़ते हुए सीधा जाके पृथ्वी के महासागर के अंदर गिरता है। वह फिर न्यूज वाले बाकी लोगों को बताते हैं कि एलियन इन्वेंशन अभी तक रुका नहीं है, ज़ॉम्बी उससे फाइट करते हुए अर्थ पे आ चुके हैं, इसलिए जल्दी से हर कोई शेल्टर ले लो। हम लोग देखते हैं कि जब वेलो महासागर के अंदर गिरा था तो फिर उसकी वजह से एक बहुत बड़ी लहर आ गई थी, जिससे सुनामी बन जाती है और पूरी बिल्डिंग डूबने वाली थी, जिसको देख के कैमरामैन और माइक वाले की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग वेलो को देखते हैं जो कि दोबारा खुद को इमेजिन करता है और मैं इस बार पढ़े देता हूँ कि ये क्या इमेजिन कर रहा है। मैं खुद को चांद की तरह समझता हूँ, हेवनली लाइटनिंग जो गड़गड़ा रही है, आसमान टूट जाता है, खून का समुद्र उल्टा हो जाता है और इंसानों की दुनिया डार्कनेस में चली जाती है। और ये सब कुछ इमेजिन करने से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा हरिकेन आ जाता है और इस सच में बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया के ऊपर आइस जा सकता है। ज़ॉम्बी वेलो से कहता है हार्ट ऑफ गॉड, मैं तुम्हें याद रखूंगा कि तुम भी उन लोगों में से थे जिनके साथ मैंने फाइट की थी। जिसके बाद हम लोग वेलो को देखते हैं जो कि दोबारा उस चाबुक का इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बी की तरफ एक तगड़ा स्लैश मारता है, जिससे पूरा समुद्र तो 2 हिस्से में बढ़ जाता है और वो स्लैश ज़ॉम्बी की तरफ जाता है। ज़ॉम्बी साइड हट के उसे डॉज करता है तो वो स्लैश सीधा मून से टकराता है और मून के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो मून ना हो मक्खन हो। नीचे से लोग चिल्लाते हुए कहते हैं साला वो मून है, कोई मक्खन का टुकड़ा नहीं जिसको तुम लोग 2 स्लाइसेस में काटे दे रहे हो। खैर ज़ॉम्बी को इससे भी कुछ नहीं हुआ था तो फिर वेलो एक और चीज को इमेजिन करता है, हजारों फेस मून के ऊपर आते हैं पापों के चेहरे बन के। तो फिर हम लोग देखते हैं कि अर्थ की साइड से एक बहुत बड़ी आंख बाहर निकलती है जिसके ऊपर कई सारे मुंह बने हुए थे टेंटिकल्स के साथ में। इसके बाद हम लोग उस आंख के गोले को ऊपर उठता हुआ देखते हैं, इसका नाम 1000 फेसेस ऑफ मून है। वेलो ने इसका यही नामकरण किया है तो फिर हम लोग इसे यही बुलाएंगे। और ये उड़ते हुए अर्थ सीधा मून की तरफ आगे बढ़ रहा था। वह हम लोग वेलो और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि मून के टुकड़ों के ऊपर जिगजैग वे में फाइट कर रहे थे। वह पे वेलो भी धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा था और वो ज़ॉम्बी की एबिलिटीज को काउंटर कर रहा था। वो दोनों इस टाइम पे इक्वल लेवल पे फाइट कर रहे थे, किसी को भी कोई डैमेज नहीं हो रहा था। वहीं पे वेलो ज़ॉम्बी से कहता है कि मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, तुम्हारी ये ताकत अभी मेरी मिथिकल बॉडी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है जो कि मून बीस्ट के साथ फ्यूज हो गई है। यहाँ तक कि मेरा ब्लेड भी हेवनली फायर के साथ मर्ज हो गया है जो कि तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी को कम कर देगा। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी को रीजनरेट करने में अब थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मेरी ये सभी एबिलिटीज हजारों सालों के रिसर्च से बनी है जो तुम्हारी एबिलिटीज को काउंटर करने के लिए ही बनाई गई हैं। जिसके बाद हम लोग वेलो को देखते हैं जो कि स्टैंस लेता है और पूरी स्पीड के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है और अपने चाबुक को लगातार ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर धड़ाधड़ मारे ही रहता है। वेलो ज़ॉम्बी से कहता है कि इन हजारों सालों के यूनिवर्स के सफर के दौरान हमने जो भी पावर इकट्ठा की है वो तुम्हें काउंटर करने के लिए ही की है, 1000 फेसेस ऑफ मून। तो हम लोग देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है जो कि मून को खाने लगता है और वेलो ज़ॉम्बी से कहता है कि ये हर किसी चीज को डिवोर कर लेगा। इसके बाद 1000 फेसेस ऑफ मून अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है जो कि ज़ॉम्बी को पकड़ता है और वो अपने अंदर उसे खींच लेता है। ज़ॉम्बी जैसे ही उसके ऊपर लैंड होता है तो वो उसे अपने अंदर बिल्कुल पानी की तरह डुबा लेता है और ज़ॉम्बी उसके अंदर जाके गिरता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके अंदर लैंड होता है तो फिर वहां पे फ्लश से एक बॉडी बनने लगती है जो कि वेलो ही था और वो ज़ॉम्बी से कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर तुम्हारा स्वागत है 1000 फेसेस ऑफ मून के अंदर। यूनिवर्स के इस लंबे सफर के दौरान जो भी पावर हम लोगों ने इकट्ठा की वो तुम्हें हराने के लिए की। ये पूरी जगह उन पूरे प्लैनेट्स के दिलों से बनी है जिनके अंदर लालच और लालसा भरी हुई थी। यही वो चीजें हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं और यही मुझे वो ताकत देता है जिससे मैं कंट्रोल और किसी भी चीज के ऊपर हक पैदा कर सकता हूँ। ये सभी इस चीज को पक्का करते हैं कि जो भी इसके अंदर गिरे वो दोबारा कभी भी यहाँ से बाहर न निकले। तुम इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे जब तुमने हमारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया था। जल्दी से मुझे वो चीज दिखाओ जो तुम्हारे दिल के अंदर बसी हुई है, वो मौत और डर मुझे दिखाओ, वो नफरत। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1000 फेसेस ऑफ द मून ने पूरे मून को ही डिवोर कर लिया था, जिसके बाद वो उसे दूर हटने लगता है और चांद गायब हो चुका था। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कोई एलियन आया और हमारे मून को ही खा के चला गया। इसके बाद न्यूज से इन लोगों को बताया जाता है कि ग्लोबल वेदर ने ये बताया है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेवास्टेटिंग मीटियोर शावर होने वाली है, इसलिए जो भी लोग शेल्टर के अंदर हैं वो बाहर न निकले, इसलिए कोशिश करें कि वो लोग घर पे ही मरे। हम लोग देखते हैं कि मीटियोर शावर होने लगती है, कई सारे उल्का पिंड लगातार धरती के ऊपर गिर रहे थे, इसलिए सभी लोग मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं उन सभी
उल्का पिंड को हवा में ही फोड़ने से, ताकि वो नीचे गिर के ज्यादा नुकसान न करे। वहीं पे हेड बाकी लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सभी मीटियोर शावर को रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी की सिटी के ऊपर भी पत्थर गिरने वाले थे, तो फिर आगन वहां पे आ जाता है जो कि उन लोगों को बचा लेता है और वो हेड से कहता है कि वो लोग मुश्किल से ही यहाँ पे सिटी को सेव कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम असल में वो दोनों है, अगर वो यहाँ पे फाइटिंग करना नहीं रुकते हैं तो फिर वो लोग ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे और वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चांद वाली जेल को देखते हैं जो कि मून के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर बसा हुआ था, तो वो भी उड़ के इधर उधर जाने लगता है। फिर सिक्योरिटी सिस्टम पहले ही बता देता है कि मल्टीपल ब्रेक्स की वजह से पूरा प्रिजन इधर उधर उड़ने लगा है, इसलिए जल्दी से एक्शन लो। इसलिए ये सभी लोग जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और एक चीज को पकड़ लेते हैं और लटकते हुए कहते हैं कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर ले लो, प्लीज कोई तो मदद करने के लिए आओ। वहीं पर लोग वायलेट को देखते हैं और ये भी लटकी हुई थी। वहीं पे न्यूज वाली आगे से कहती है कि मून पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और हम लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन कब तक ये नहीं पता है, मौत कभी भी हमें गले लगाने के लिए आ सकती है। वायलेट उन लोगों से कहती है कि होल्ड रखो, ज़ॉम्बी बहुत जल्द ही एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं पे वायलेट ज़ॉम्बी की जीन को इस्तेमाल करने के बारे में सोच ही रही थी ताकि वो एबिलिटी की मदद से कुछ कर सके। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो टुकड़ा जिसके ऊपर जेल थी वो 1000 फेसेस ऑफ मून की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसको पहले ये लोग देखते हैं और बाद में चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें इसके अंदर नहीं जाना है, हमें बाहर ही छोड़ दो, जम के मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग मदद के लिए हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे ये नीचे गिरते हैं और 1000 फेसेस ऑफ मून इन्हें निगलने वाला था। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी 1000 फेसेस ऑफ मून से बाहर निकलता है जो कि इन लोगों को पकड़ता है और आधे अधूरे चांद के ऊपर वापस आके लैंड कर देता है। उसी टाइम पे वैलो बाहर निकलता है जो कि ज़ॉम्बी से कहता है मुझसे फाइट करो, क्या तुम्हें अभी भी बाकी लोगों की चिंता है। इसके बाद वो दोबारा अपनी नॉर्मल सेल्फ में आते हुए कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी उससे कहता है चुप, क्या तुम सच में ये देखना चाहते हो, तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो उन लोगों को नीचे छोड़ता है और उससे कहता है कि लो देख लो। इसके बाद ज़ॉम्बी अपनी 5th फॉर्म के अंदर शिफ्ट करता है और पूरी तरीके से अपना रंग रूप बदल लेता है। वहीं पे ये लोग आगे से चिल्लाने लगते हैं ये कहते हुए कि ये वही मॉन्स्टर है ना जिसने आधी इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये दोबारा क्यों आ गया। जिसके बाद हम लोग गॉड एरा सिविलाइजेशन के पेट्रोल श्राइन को देखते हैं। डिवाइन को इन लोगों ने गॉड कर दिया है और ये पेट्रोल श्राइन जानते हो किसके ऊपर था, इस कीड़े की पीठ के ऊपर। हाँ, इसी कीड़े की पीठ के ऊपर। खैर हम लोग इस श्राइन के अंदर इस बुड्ढे को देखते हैं जिसके सामने वेलो अपने घुटने टेकता है और उससे कहता है कि वेलो उसे देखने के लिए आ गया है। ये बुड्ढा वेलो से कहता है कि तुमने प्रिमिटिव प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और क्या ये सच है कि तुमने प्रिमिटिव सिविलाइजेशन के जितनी भी सोल्स हैं उन्हें डिवोवर कर लिया है और खुद के माइंड को इवॉल्व कर लिया है। जिसपे वेलो आगे से इस बंदे का नाम बताता है जो कि गॉड सीट है, ये एक पोजीशन का नाम होगा इस बंदे का नहीं। और वो गॉड सीट को बताता है कि उसने सक्सेसफुली हजारों अरबों जिंदगी की निराशा और डर को डिवोवर कर लिया है और कुछ सालों के अंदर ही उसने इन्हें सक्सेसफुली डाइजेस्ट कर लिया, जिसकी मदद से वो सक्सेसफुली अपने 1000 फेस्ड मून को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुका है। और यही नहीं, इसने हजारों सालों तक पढ़ाई की है ज़ॉम्बी की स्किल्स और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में, और अब वेलो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है ज़ॉम्बी की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से फाइट करने के लिए। तो फिर गॉड ऑफ सीट वेलो से कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम हमारी रेस की तरफ से ज़ॉम्बी के खिलाफ रिवेंज ले सकते हो। वेलो को पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो ज़ॉम्बी को हरा ही देगा, इसीलिए वो गॉड सीट से कहता है कि वो बदला लेके ही वापस आएगा। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी जैसे ही अपनी 5th फॉर्म के अंदर आया था तो फिर वो वेलो को ठुड्डी से पकड़ता है और उसे दबाने लगता है, जिससे वेलो की रोने जैसी शक्ल हो जाती है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। तो ज़ॉम्बी उससे कहता है हैरान काहे हो रहे हो, मैं तो तुम्हारा नाइटमेयर हूं ना, क्या तुम भूल गए कि कुत्तों की तरह दुनिया छोड़ के कौन भागा था हजारों सालों पहले जब हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। इस पे वेलो आगे से कहता है कि मैं गॉड से सब्स्टिट्यूट्स के बीच में जीनियस हूँ, तो मैं हराने के लिए मैंने हजारों सालों की लगातार मेहनत की, मेरे पास अभी भी कई सारी एबिलिटीज हैं जिनको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है तुम्हें काउंटर करने के लिए, मैं इतनी आसानी के साथ हारा नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद वो बॉडी को अपनी फुलाने लगता है तो वायलेट आगे से बताती है कि ये सी बहुत ही ज्यादा उबल रहा है जैसे कि खून हो, जिससे वायलेट को समझ में आ जाता है कि ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। ज़ॉम्बी उससे कहता है कि बस इतना ही दम है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन दबाता है और उसकी गर्दन ही फोड़ देता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है बिल्कुल धड़ाम से, जिससे इतना ज्यादा मास रिलीज होता है यानी कि फोर्स वो 1000 फेसेस ऑफ मून के ऊपर से रिलीज होता है तो सीधा नीचे जाके गिरता है और उसको ट्रेवल करते हुए सीधा अर्थ के ऊपर गिरता है, जिससे इन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा जोर का झटका महसूस होता है। वहीं पे हम लोग वेलो को देखते हैं जिसकी मुंडी तो नहीं थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी से कहता है कि मैं अभी भी हार नहीं सकता हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैंने पहले ही अपनी जिंदगी और माइंड को एक साथ मर्ज कर लिया है, इसलिए जब तक
1000 फेसेस ऑफ मून जिंदा रहता है तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा, मैं अनंत तक रिवाइव होता रहूंगा अनगिनत नंबर्स के अंदर। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि 1000 फेसेस ऑफ मून के अंदर से कई सारे वेलो बाहर निकल रहे थे जो कि रीजनरेट हो रहे थे। ज़ॉम्बी वेलो से कहता है कि तुम कमीने जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा और भाग गए और हजारों सालों के बाद वापस आके कह रहे हैं मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे इस जाइंट फेसेस ऑफ मून को थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय करने में। इससे मुझे खुशी ही मिलेगी तुम्हारी सिविलाइजेशन को दोबारा डिस्ट्रॉय करने से। जिसपे वेलो आगे से कहता है कि जैसा कि हमने सोचा था तुम्हें अपने छोटे भाइयों की बहुत ही ज्यादा चिंता है, तुम्हारी ये वाली फॉर्म भी इसी से ही जन्मी थी जब हम तुम्हारे छोटे भाइयों का गला काट रहे थे, पर लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते हो। वायलेट ने, जो कि मुझे चैलेंज करने के लिए आए थी, वो पहले ही 1000 फेस्ड मून के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। उसकी कॉन्शियसनेस मेरे माइंड के साथ कनेक्ट हो चुकी है जो अलग नहीं की जा सकती है। मैं उसकी बॉडी के अंदर सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारे जीन्स हैं, इसलिए वो भी तुम्हारे भाइयों में से एक हुई। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि वो मेरी दोस्त है और ऐसा लगता है कि तुम्हारी सिविलाइजेशन के अंदर जो तबाही आई थी उससे तुम्हें जरा सा भी सबक नहीं मिला। वेलो ज़ॉम्बी से कहता है कि एक दोस्त ये तो कुछ ज्यादा ही मजेदार चीज है, तुम्हें इन कीड़े मकोड़ों की भी चिंता हो रही है। इसके बाद वो अर्थ के ऊपर रहे हुए इंसानों से कहता है सुनो रे, ये ब्लड रेडेड मून जो तुम्हारे स्काई के अंदर उड़ रहा है थोड़ी ही देर में तुम्हारी दुनिया के साथ जुड़ने वाला है। इसके बाद तुम्हारी घटिया सिविलाइजेशन चींटियों की तरह एक झटके के अंदर ही मारी जाएगी। इसके बाद 1000 फेस्ड मून लगातार अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो ये लोग चिल्लाते हुए भागते हैं कि भागो रे, दुनिया खत्म होने वाली है। वे कंट्री बी के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि भागते हुए कहता है मुझे जाने दो भाई, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक लाइट हूँ और फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही जरूरी हूँ। लेकिन रेन और स्टार उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाओ भाई, अभी तक क्वीन एलिजाबेथ शिप के अंदर नहीं आई है। तभी हम लोग क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं जो बिल्कुल हैरान थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वह वेलो ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो और नीचे की तरफ जो घटिया सिविलाइजेशन है उसे बचा सकते हो, लेकिन जैसे ही 1000 फेस्ड मून डिस्ट्रॉय हो जाएगा तैसे ही तुम्हारी फ्रेंड की कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी उन अरबों लोगों की सोल्स के साथ जिनकी निराशा और डर को मैंने कंज्यूम किया है, यहाँ तक कि तुम्हारे जीन्स भी उसे रिजनरेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि 1000 फेस्ड मून लगातार अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा था। वेलो ज़ॉम्बी से कहता है कि दिखावा बंद कर दो, तुम वो डीमन हो जिसने छोटे मोटे भाइयों के लिए तुमने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तुम्हें कैसे इन घटिया इंसानों की चिंता हो सकती है। लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एक पल के अंदर ही वहां से टेलीपोर्ट करता है और डायरेक्ट 1000 फेस्ड मून के नीचे आता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। वहीं पे ज़ॉम्बी के एक ही पंच के अंदर ही 1000 फेस्ड मून एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अरबों टुकड़े होते हैं। जैसे कि पंच के साथ ही वायलेट और जो भी लोग वहां पे थे वो भी एक झटके के अंदर ही गायब हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि 1000 फेस्ड मून के टुकड़े आसमान में इधर उधर उड़ रहे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी अकेला खड़ा हुआ था। वेलो उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे खुद के हाथों से ही मारे गए, तो फिर अब तुम इस बार क्या डिस्ट्रॉय करोगे बदले के लिए। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि उसकी 5th फॉर्म जिसका नाम डिस्ट्रक्शन फॉर्म है वो कॉम्बैक्ट के लिए ही बनी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वेलो आगे से काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन इसकी आंखें तो तब फट जाती हैं जब ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि मेरे पास कोई दूसरे तरीके भी हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपनी 6th फॉर्म को ओपन करता है और हमने ये वाली फॉर्म पहले भी देख रखी है एपिसोड 5 के अंदर, और तुम्हें पता है कि ये वाली फॉर्म कुछ भी कर सकती है, लिटरली कुछ भी। और ज़ॉम्बी दोबारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो फिर वायलेट और जो भी इंसान मरे थे वो उनको दोबारा जिंदा या फिर वह रिवाइव कर लेता है, जो भी कहो, या फिर मैं इसे टाइम ट्रेवल कहूँ यार, जो भी हो भाई रिवाइव हो जाते हैं ये लोग। वहीं पे हम लोग वेलो को देखते हैं और वो आगे से चीखते हुए कहता है कि मैंने ये वाली फॉर्म पहले नहीं देखी है। और इसी के साथ वेलो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, शायद आगे के चैप्टर पढ़े नहीं है ना, कुछ कह नहीं सकता। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि जो बैटल ज़ॉम्बी और वेलो के बीच में हुआ था उसकी वजह से जो गोलबर्ग डिजास्टर हुआ था वो पूरी तरीके से टल चुका है। वायलेट को ज़ॉम्बी ने रिवाइव कर लिया और साथ ही में उसने मून को भी रीस्टोर करवा दिया। एज फॉर द कॉपीराइट उसने अपनी तस्वीर मून के ऊपर चिपका दी। अब से ये मून नहीं ज़ॉम मून कहलाएगा। और ज़ॉम्बी ने दोबारा अपनी टेरिफाइंग पावर पूरी इंसानियत के सामने दिखाई। इसके बाद अगला सीन कई दिनों के बाद का होता है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हर कोई अपनी डेली लाइफ में वापस जा चुका है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी को नेशनल प्रिजन आइडल कह के बुलाया जा रहा है क्योंकि उसने कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको कोई भी अचीव नहीं कर सकता है, इसलिए उसे नेशनल आइडल माना जा रहा है। इसके बाद हम लोग स्पेशल लॉ ब्यूरो को देखते हैं जहाँ पे इस चीज का जश्न मनाया जा रहा था कि ज़ॉम्बी नेशनल आइडल बन चुका है और उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। ज़ॉम्बी के जितने भी चेले थे वो बहुत ज्यादा खुश थे कि इंसानियत ने आखिरकार उनके बॉस को एक्सेप्ट कर लिया। वेपेडुआन बटरफ्लाई से कहती है कि अगर वेलो ना होता तो फिर ये प्लान इतनी जल्दी इफेक्टिव ना हो पाता, तुम्हारा शुक्रिया। बटरफ्लाई को भी केक दिया जाता है लेकिन वो मना कर देती है, ये कहते हुए नो थैंक्स, मुझे अकेला रहने दो, सदमे में हूँ। वहीं पे एकेडमी हेड आगे से बताते हैं कि कंट्रीबी ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजा है ज़ॉम्बी के डिप्लोमेटिक चैनल्स की वजह से। इस पे ज़ॉम्बी के चेले बिल्कुल शांत हो जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन एकेडमी हेड आगे से बताता है कि कंट्रीबी का प्राइम मिनिस्टर कई सारे लोगों के साथ अर्थ से भाग चुका है स्पेस के लिए, वो भी अपना सारा पैसा लेके, इसलिए पूरी कंट्रीबी इतने समय
केओस में है। इसलिए कंट्री बी की क्वीन एलिजाबेथ उन लोगों के ग्रेट किंग को इनवाइट करना चाहती है नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। ब्लैकी ये देख के आगे से कहता है कि वो लोग तो अपनी पूरी कोशिश करते थे ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उन्हें मारने के लिए, अचानक से ये चीज कैसे आ गई। साइड से सॉसेज ब्लैकी से कहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि अगर ज़ॉम्बी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए हो तो वो रिजाइन कर सकते हैं। इसको देख के आगन आगे से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि ह्यूमैनिटी हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले। पिछली बार तो वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी ने जो पावर सभी लोगों को दिखाई वो साली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि किसी के भी मन को पलटा दे। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि मून को ऐसे रिस्टोर कर देता है जिससे लड़की अपनी रिमोट कार को। इसलिए जो भी इंसान है उन लोगों ने मेंटली सब कुछ गिव अप कर दिया है। अब उन्हें समझ में आ चुका है कि ज़ॉम्बी ही उनका राजा है, जब चाहे तब वो मार दे, जब चाहे तब वो उन्हें बचा ले। हालांकि जो यंगर जनरेशन है वो ज़ॉम्बी को पसंद करते हैं। वहीं पे ये लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के साथ शांति समझौते के साथ खुशी खुशी रहना पूरा हो चुका है, यानी कि बॉस की जो ग्रेट विश थी वो पूरी हो चुकी है। लकी आगे से कहता है कि इसे भूल जाओ अभी के लिए। वहीं पे एकेडमी हेड उन लोगों से पूछता है कि ज़ॉम्बी इतनी समय है कहाँ। तो डुवान आगे से बताती है कि जब उसने वायलेट को रिवाइव किया था तब वायलेट के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वो उसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ रहा है। इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रही थी। दरअसल जब ज़ॉम्बी ने वायलेट को रिवाइव किया था तो फिर 1000 फेस्ड मून के अंदर जो 10 अरब लोगों की सोल्स थी वो वायलेट के माइंड के साथ मर्ज हो चुकी है, इसलिए वायलेट को वो चीजें हैंडल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ज़ॉम्बी उसी की मदद कर रहा है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करो और अपनी मेंटल पावर के बीच में फोकस बनाए रखो। वायलेट बिल्कुल यही करती है और वो ज़ॉम्बी के जिन को एक्टिवेट करके ज़ॉम्बी के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करती है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि इतना काफी नहीं है, मेरे जीन्स के साथ अपनी फिजिकल बॉडी को और ज्यादा अनलॉक करो और साथ ही में मेंटल पावर का भी इस्तेमाल करो। तो वायलेट बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन जब वो ऐसा करती है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि अभी भी फेल हो रही हो, लेकिन वायलेट आउट ऑफ कंट्रोल जाने के बाद ज़ॉम्बी के ऊपर लगातार अंधाधुंध हमला करने लगती है और वो ज़ॉम्बी के कंधे के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारती है। हालांकि ज़ॉम्बी को इससे कुछ भी नहीं होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी मेंटल पावर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है और तुम अंधाधुंध किसी के ऊपर भी अटैक कर रही हो। इसके बाद वो वायलेट की शॉट को तोड़ देता है और अपनी फोर्थ फॉर्म में आने के बाद वायलेट के सर के ऊपर आराम से घुसा मारता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ। हालांकि ज़ॉम्बी का आराम वाला घुसा भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, बाढ़ आ जाती है वहां पे। इसके बाद ज़ॉम्बी वायलेट को स्पेशल लॉ ब्यूरो के अंदर ले आता है और उन लोगों से कहता है कि आज का ट्रीटमेंट खत्म हुआ। इसके बाद अगला सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ पे वायलेट को भर्ती किया गया था और उसकी देखभाल की जा रही थी। डुवान उसे कहती है कि जो आप दोबारा फेल हो गई। वायलेट आगे से बताती है कि वो जैसे ही ज़ॉम्बी की जीन्स को पूरी ताकत के साथ रिलीज करती है, यानी कि उनकी मात्रा बढ़ाती है, तो फिर उसकी बॉडी कोलैप्स करने लगती है और मेंटल पावर को सप्रेस नहीं कर पाती। ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम उन 10 अरब लोगों की प्योर मेंटल पावर की है जो कि वैरो ने पीछे छोड़ दी थी और वो वायलेट की कॉन्सिनेंस के साथ अब मर्ज हो चुकी है और उसके रिवाइव के टाइम पे उसे अलग नहीं किया जा सकता था। इसलिए अगर वायलेट की बॉडी यहाँ पे एक बॉस लेवल के ज़ॉम्बी की बॉडी के लेवल तक अपग्रेड नहीं होती है तो वो इवेंचुअली एक्सप्लोड कर जाएगी। पीछे की तरफ ये लोग मूव्स मार रहे थे बॉस लेवल की बॉडी के बारे में। ज़ॉम्बी एक और बम फोड़ता है ये कहते हुए कि जब वायलेट एक्सप्लोड करेगी तो फिर ये पूरी अर्थ को डोनट में बदल देगी, बीच में बड़ा सा छेद हो जाएगा और ज़ॉम्बी इसके अंदर रस्सी डाल के गिन्नी नचाएगा। वहीं पे हेड और चीफ अपना सर लटका के वायलेट से कहते हैं कि हम तुम्हारी इंसानियत के लिए भीख मांगते हैं कि प्लीज ट्राई करो सक्सेस होने की। वायलेट अपने मन के अंदर सोचती है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे रोज ज़ॉम्बी से मार खानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पीट रहे हो। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी इन लोगों से कहता है कि उसके पास एक और आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथनिंग काम नहीं कर रही है तो फिर वो लोग गॉड एरा सिविलाइजेशन के मेथड्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं मेंटल पावर को कंट्रोल करने के लिए। जिसके बाद वो अपने सर को ढक्कन की तरह खोलता है और उसके अंदर हाथ डाल के कुछ ढूंढते हुए कहता है कि उसने वो मेथड कई सालों पहले देखे थे, अरबों खरबों सालों पहले, इसलिए ज़ॉम्बी को वो ढंग से याद नहीं है और इसके लिए ज़ॉम्बी उन लोगों के लिए एक ड्रीम एस्केप यहाँ पे तैयार करेगा जो कि उन लोगों को दोबारा उस एरा के अंदर लेके जाएगा जहाँ पे वो लोग कुछ सीख सकेंगे। बेसिकली सपनों की दुनिया या फिर टाइम ट्रैवल, ये तो आगे ही पता चलेगा। खैर जब ज़ॉम्बी अपने दिमाग को बाहर निकाल के अपने हाथों में रख के इन्हें दिखाता है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ज़ॉम्बी उन लोगों से पूछता है कि कुछ गड़बड़ है क्या इस प्लान में, तो ये सभी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं पहले कि ये बता कोई इंसान है जो अपने दिमाग को हाथों से बाहर निकाल दे इस तरीके से जैसे कि कोई खिलौना निकाल रहा हो। हमारे सामने तो कर भी दिया, बाहर करना नहीं तो वो लोग आंखें फोड़ लेंगे अपनी। इसके बाद हम लोग गॉड एरा सिविलाइजेशन के पैलेस को देखते हैं जहाँ पे हम लोग नियाई को देखते हैं और वो यहाँ पे आके गॉड सीड को बताती है कि बटरफ्लाई को पकड़ लिया गया है और वो अपनी जान बचा के यहाँ पे भाग के आई है और वो गॉड सीड से कहती है कि आपको उसे बचाना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 3 गॉड सीड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिनमें से जो बंदा थर्ड सीट के ऊपर बैठा हुआ था वो नियाई से कहता है कि तुम यहाँ पे वैलो के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आई हो ना। इस पे नियाई आगे से रिपोर्ट देते हुए बताती है कि वैलो ने खुद को फाइट के दौरान सेक्रीफाइस कर दिया है ज़ॉम्बी के सामने और पूरा सोलर सिस्टम पूरी तरीके से
ठीक ठाक है। उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है वो सभी इस रिकॉर्ड के अंदर है। इसके बाद हम लोग सेकंड गॉड सीड के प्रिंस काई को देखते हैं, जो आगे से हंसते हुए कहता है कि उस बेवकूफ वेलो को क्या लगा कि वो ज़ॉम्बी के बारे में हल्का फुल्का रिसर्च करने के बाद उसे फाइट करने के लिए लायक हो जाएगा। उसने अपने हाथों से ही अपने पैरों के पर कुल्हाड़ी मार दी, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रिंस काई आगे से कहता है कि वो भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, वो अपनी नई फॉर्म को बना सकता है जब भी उसे जरूरत पड़े, और इन सीट्स के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ये सीट नंबर 3 है और इस पे बैठने वाले का नाम वैंग है। तुम सोच रहे हो मुझे कैसे पता, तो गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। न्याय गॉड सीट से कहती है कि उसके हिसाब से ज़ॉम्बी ने इंसानों के साथ शांति समझौता बना लिया है, क्या वो अभी भी पूरी दुनिया की लिखा तरह है। इस पे प्रिंस काई आगे से कहता है कि इतना सब करने के बाद अब वो इंसानों के साथ शांति समझौते की बात कर रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में। वहीं पे थर्ड गॉड सीट फर्स्ट सीट की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ज़ॉम्बी हमारे बारे में क्या, जिनको छोड़ दिया गया है, हम तुम्हारे क्या लगते हैं। और हम लोग फर्स्ट गॉड सीट को देखते हैं तो उसके ऊपर ज़ॉम्बी का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद अगला सीन ज़ॉम्बी की साइड का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्टी चल रही थी, वो भी दबा के बियर पी जा रही थी। गेस करो कौन पी रहा था, ज़ॉम्बी का दिमाग, वो भी गप 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 करके, बिल्कुल इस वाले मीम की तरह। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने ही दिमाग की तारीफ करते हुए कहता है, वाह बुरा नहीं है, मैंने अपने दिमाग से यही उम्मीदें लगाई थी। इसके बाद वो पीछे मुड़ के 2 बॉटल्स और मांगता है, कहता है 2 लीटर की। उसके चेले बॉटल देते हुए कहते हैं, बुरा नहीं है बॉस। वहीं पे वायलेट का चेहरा बता रहा है कि उसे कैसा फील हो रहा है, और वो ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम अपने दिमाग को दारू पिला रहे हो, क्या ये लीगल भी है। इस पे ज़ॉम्बी की बातें सुनो बिल्कुल बेवड़ों की तरह। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि जब भी उसे कोई चीजें याद करनी होती है तब वो अपने दिमाग को दारू पिलाता है, इससे उसका दिमाग पुरानी चीजों को काफी अच्छे से याद करने लगता है, इससे वो मेमोरी से ड्रीम की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वहीं पे ज़ॉम्बी का दिमाग थिएटर की तरह था, उसके अंदर जो भी चीजें पनप रही थी वो 3D वर्ल्ड में दिखाई दे रही थी, प्रोजेक्टर की तरह। एकेडमी आगे से कहता है, वाह जीते जी एक और चमत्कार देख लिया कि दिमाग का प्रोजेक्टर भी बन सकता है। ज़ॉम्बी के सपने हमें प्रोजेक्ट की तरह दिखाई दे रहे हैं। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि चिंता न करो, मैं हमेशा सोने से पहले 2 स्ट्रेचिंग किया करता हूँ, इसलिए मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ज़ॉम्बी बताता है कि जब वो एक रात दूध पी के सोया था, सुहाग रात थी क्या भाई। खैर वो जब एक रात सो के उठा था तो फिर उसे पता चला कि उसने वोल्केनो बना दिया है। जैसे हम सपने में मूत देते हैं तो असल जिंदगी में पैंट गीली हो जाती है, वैसा ही है कुछ, बस ज़ॉम्बी की सोचने का लेवल अलग है। वहीं पे डुआन को समझ में आ जाता है कि उसने किसी खतरनाक जगह पे कदम रख दिए हैं, अब वापस लौटने का समय आ चुका है। लेकिन वो पैर पीछे खींच पाती कि उससे पहले ही एकेडमी हेड उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, ना 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 ना, सत्थे कूदे हैं सत्थे सब कुछ झेलेंगे, अब यहाँ से वापस लौटने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि बस अब उसके दिमाग को चढ़ चुकी है, वो पूरी तरीके से बेवड़ा बन चुका है। वहीं पे ज़ॉम्बी का दिमाग अभी भी ये आवाजें निकाले जा रहा था। अब इसके बाद हम लोगों को ज़ॉम्बी की एक एक करके मेमोरी दिखाई जाती है। ज़ॉम्बी को सबसे पहले मेमोरी दिखाई जाती है जब वो अपने छोटे भाई यानी कि आगन या फिर फर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ज़ॉम्बी को ये दिन काफी ज्यादा याद आते हैं। इसके बाद दूसरी मेमोरी आजू की थी, जब वो टल्ली होने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा था। अगली मेमोरी तब की आती है जब ज़ॉम्बी फाइट के दौरान एक कॉन्टिनेंट को ही डुबा देता है। और फिर ये तीनों आगे से कांपते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने गलती से कुछ ऐसा देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो यादें मिल जाती हैं जो कि गॉड एरा सिविलाइजेशन की थी। अब मुझे लगता है कि इतना काफी है आज के लिए। अब हम लोग कल मिलेंगे या फिर परसों नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 14 या फिर 13 चैप्टर बचे हुए हैं, उनमें हम लोग ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी के साथ लड़ते हुए देखेंगे। मुझे नहीं पता भाई तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, लेकिन मुझे पूरा मजा आया पढ़ के। टाइम इज वर्थ इट फॉर द कॉमिक। तो अब लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय।